हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हमने वादा किया था कि अपने नए चैनल पे हम आपको 8:30 बजे मिलेंगे, लाइव मिलेंगे। हम अपने वादे को पूरा कर रहे हैं और पूरा करने जा रहे हैं। देखो, इस चैनल को हमने बनाया क्यों? इसलिए कि हमारा जो पुराना चैनल था, ढेर सारे सब्सक्राइबर हैं, लगभग 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। लेकिन उसमें सारे जो सब्सक्राइबर पढ़ने वाले नहीं हैं। तो उसमें कई ऐसे भी हैं जो मतलब पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, बल्कि मतलब शॉर्ट के लिए मतलब वो अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। और हमारा जो मेन एम है कि हम आपका सिलेबस, आपके बोर्ड एग्जाम का, या फिर आपका अगर आप इंजीनियरिंग मेडिकल के एग्जामिनेशन में अगर आप बैठते हो तो फिजिक्स की पूरी प्रिपरेशन आपकी तैयारी करा दें। तो उस तैयारी के लिए हमने फिर एक नया चैनल में बनाया, जिसपे हम सिर्फ और सिर्फ लाइव लेक्चर्स हमारे मिलेंगे। मैं लाइव आपको पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ लॉन्ग वीडियोस हमारी मिलेंगी आपको। आज हमने वादा किया था कि आज 30 अक्टूबर से रात में 8:30 से 9:30 हम शुरू करेंगे। तो अपने टाइम पे हम मतलब पहुंच चुके हैं यहाँ पे और शुरू करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहला चैप्टर आपका हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं। अच्छा, उसके पहले आपको बताएं, देखना, हम शुरू करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में। इसके पहले रे ऑप्टिक्स के बारे में लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 20 तक हमने अपने पुराने चैनल पे पूरा वीडियो बना रखा है। ऑनलाइन से आप उसको देख भी रहे होगे, अपना नोट्स आप बना रहे होगे। लेकिन लाइव लेक्चर की कुछ बात ही और होती है, ठीक? तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक नया चैनल बना के और उस पर लाइव क्लासेज हम लेना शुरू करेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में जिसको आप कहते हो तरंग प्रकाशिकी, और जिसमें पहला चैप्टर हम ले रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगन का सिद्धांत। तो सबसे पहले को यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख दें, प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगन का सिद्धांत। ठीक। ये चैप्टर का नाम हुआ। इसमें हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं प्रकाश के बारे में। अब देखो, प्रकाश होता क्या चीज है? प्रकाश, जिसको आप कहते हो लाइट। जितने लोग भी इस समय जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे एक बार लाइक कर दें, तो हमको भी आइडिया लग जाए कितने लोग जुड़ चुके हैं इसमें। और सबसे पहले हेडिंग लेना प्रकाश, जिसको आप क्या बोलते हो लाइट। देखो, लाइट के बारे में आपको जानकारी आपको दें। देखो, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है आपको जानकारी दें। देखो, तरंगे मुख्यतः दो प्रकार की, एक वे तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और एक वे तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी सभी तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उनको हम कहते हैं यांत्रिक तरंगे, या उनको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। और ऐसी तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। दोनों के अपने अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो, अगर हम आमने सामने हम आप बैठे हैं, अगर हम बोलें आप सुनो, या आप बोलो हम सुने, तो आप जानते हो हमारे मुंह से साउंड वेव निकल रही है, आपके कानों तक जा रही है। या आप अगर बोलोगे हम सुन रहे हैं, तो आपके मुंह से साउंड वेव निकल रही है, हमारे कानों तक आ रही है, लेकिन बीच में माध्यम की आवश्यकता है। माध्यम क्या? एयर, हवा। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो जो साउंड वेव है, जो हम आमने सामने बैठ के आपसे हम बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो साउंड वेव है वो क्या कहलाएगी? मैकेनिकल वेव कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों के कमेंट हैं कि पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, तो आप थोड़ा सा वेट करो, हम कोशिश करेंगे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे। और अभी कुछ बच्चों ने पूछा कि क्या यूपी बोर्ड वाले पढ़ सकते हैं? तो यूपी नहीं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जितने भी बोर्ड हैं, हर बोर्ड के बच्चे पढ़ सकते हैं इसमें। हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं पढ़ाई कर सकते हैं अपनी। राजस्थान बोर्ड, गुजरात बोर्ड, जितने भी हैं आप पढ़ाई कर सकते हो, हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं। तो हम प्रकाश के बारे में बोलने जा रहे थे। आप देखना इसमें, देखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अच्छा, उसके पहले आपको जानकारी नहीं, देखो, हमारी क्लास को लेने से पहले हम चाहेंगे आप अपनी एक कॉपी लेके साथ में बैठो। देखो, बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो कोर्स थोड़ा लंबा है, तो जो आपको उचित लगे आप नोट करते चलो। थोड़ा सा आप भी अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाओ, और हम भी उसी प्रकार पढ़ाई कराएंगे। और जो मेन बात होगी हम उसको नोट कराएंगे, आप नोट भी कर लेना। फिलहाल अभी जितनी बातें बोल रहे हैं, बातें केवल सुनना ही आपके लिए पर्याप्त होगा। जहाँ नोट कराने लायक होगा हम आपको नोट कराएंगे, हम धीरे धीरे बोलेंगे, आप नोट करना। पहले तो चैप्टर का नाम ही आप नोट कर लो, अगर आप रजिस्टर अपना मेंटेन किया तो आप जानते हो चैप्टर का नाम क्या हुआ? प्रकाश की प्रकृति और हाइगन का सिद्धांत आप पढ़ने जा रहे हो।
जिसमें सबसे पहली हेडिंग में यहाँ पे समझाने जा रहे हैं लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में। ठीक, लिखाएंगे बाद में, पहले हम कुछ समझाने जा रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया कि तरंगें, वेव मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक वे तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और एक वे तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी सभी तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक तरंगे या फिर मैकेनिकल वेव, साउंड वेव, ध्वनि तरंगे एक प्रकार की क्या यांत्रिक तरंगे हैं। या फिर मान लो तालाब के किनारे से आप जा रहे थे, बच्चों की आदत होती है कोई ईंटा पत्थर उठाया, तालाब में आपने फेंक दिया। अब आप जानते हो जहां पत्थर का टुकड़ा गिरा, ठीक, वहां पे आपने क्या, वहां के पानी को डिस्टर्ब किया, डिस्टर्बेंस पैदा किया, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विक्षोभ। और होता क्या, वही विक्षोभ चारों तरफ ऐसे ऐसे तरंगों के रूप में ऐसे चलना शुरू कर देता है चारों तरफ। ठीक, तो वो जो तरंगे चल रही हैं माध्यम में चल रही हैं, माध्यम क्या, तालाब का जो जल है वो माध्यम का काम करता है, और उसमें तरंगे चल रही हैं, तो जल में उत्पन्न जो भी तरंगे हैं वो भी क्या कहलाएंगे? यांत्रिक तरंगे कहलाएंगे। अच्छा, उसी प्रकार से हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों की बात करें, आप जानते हो सूर्य से प्रकाश धरती पे आता है, पृथ्वी से कुछ ही ऊंचाई तक वायुमंडल है, उसके बाद पूरा सूर्य तक निर्वात है, वैक्यूम है। तो ऐसी कंडीशन में वे प्रकाश किरणें वैक्यूम में से होके चल के आ रही हैं। इसका मतलब कि प्रकाश किरणों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो प्रकाश किरणें एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। अब हम आते हैं प्रकाश के बारे में। देखो प्रकाश है क्या, जानते हो? कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है, खनिज ऊर्जा, कई प्रकार की ऊर्जा हो, शारीरिक ऊर्जा। तो उसी प्रकार से जैसे भांत भांत की ऊर्जा होती है, उसी प्रकार से प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है, जो हमारे नेत्रों में दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है, और जिसके माध्यम से वस्तुओं को हम देख पाते हैं। आप हमको देख पा रहे हो, हम आपको देख पा रहे हैं, या पूरे संसार को, वर्ल्ड में जितना जो भी नेत्र के सामने पड़ा, सब कुछ हमको आपको दिखाई पड़ता है। तो जैसे प्रकाश की हम बात करें, प्रकाश क्या है, तो आप यही कहोगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हम चाहेंगे अपनी कॉपी में आप स्पीड नोट करते चलो। आप यहाँ पे आप लिखोगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों में दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है। दृश्य संवेदना का मतलब क्या? मतलब महसूस करना कि सामने कौन है, उसका आभास हो जाना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों में दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है, और जिस प्रकार से सारी ऊर्जाओं की माप करते हैं, प्रकाश की भी माप कर सकते हैं। अन्य ऊर्जाओं के भांति प्रकाश ऊर्जा की भी माप की जा सकती है। ठीक, अब देखो प्रकाश में कई प्रॉपर्टीज, कई गुण पाए जाते हैं। जैसे प्रकाश का एक गुण है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अगर आप चाहो तो प्रकाश की प्रॉपर्टी में आप नोट कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। पहली प्रॉपर्टी, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, स्ट्रेट लाइन में। थोड़ा सा इसके बारे में हम बोलें, जैसे अगर कोई छोटा बच्चा आपसे पूछे कि भाई प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, हमको जरा समझाइए, तो इसके समझाने के कई तरीके। छोटे क्लास में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा कि एक डार्क रूम में चले गए, एक हमने मोमबत्ती हमने जला दी और गत्ते का 2 टुकड़ा ले लिया, उसमें बारीक बारीक होल कर दिया। और ऐसी कंडीशन में आप देखना, जैसे मोमबत्ती यहाँ पे हमने जलाई, ठीक, और हमने गत्ते का टुकड़ा ऐसे ले लिया और इसमें एक होल कर दिया, एक दूसरा गत्ते का टुकड़ा लिया और यहाँ पे हमने ऐसे होल कर दिया, और यहाँ पे मोमबत्ती हमारी जल रही है ऐसे, मान लो ये ठीक, ऐसे। और यहाँ पे नेत्र लगा के अगर हम देखें ऐसे, ठीक, तो जानते हो जब दोनों होल बिल्कुल ठीक सामने होंगे तभी हमको लाइट मिलेगी, और जरा सा भी होल अगर ऊपर नीचे हो गया, अगल बगल हो गया, तो यहाँ पे लाइट हमको नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से प्रयोग के द्वारा, प्रैक्टिकल के माध्यम से भी आप समझा सकते हो कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। क्योंकि अगर टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलता तो होल ऊपर नीचे भी अगर हो जाता तो भी हमको प्रकाश दिख जाता। और आप जानते हो रियलिटी यही है कि अगर होल बिल्कुल ठीक आमने सामने होगा तो ही प्रकाश किरण यहाँ पे हमको मिलेगी। जरा सा भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो प्रकाश किरण हमको यहाँ पे नहीं दिखेंगे। इस प्रकार से प्रयोग के माध्यम से भी आप किसी को समझा सकते हो कि हाँ प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। या इसके अलावा आपको समझें, बहुत आसान, आप जानते हो धूप में हम लोग चलते हैं, कहीं लाइट में, तेज लाइट में कहीं चलते हैं, हम लोग की परछाई बनती है। तो परछाई का बनना ही अपने आप में प्रमाणित करता है कि इसका मतलब कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जैसे आपको समझाएं, देखना, मान लो आप कहीं खड़े हो, ये ठीक ऐसे, और यहाँ पे लाइट है या सूरज है, मान लो सूर्य है, ठीक। अब इससे प्रकाश किरणें निकल के आ रही हैं, ठीक। तो ये प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरणें, इस प्रकार से ऐसे ये आई, ठीक। अब नीचे जमीन की हम बात करें यहाँ पे, तो जो प्रकाश किरणें आपके शरीर पर पड़ गई वो तो पीछे नहीं जा पाएंगी, तो उसकी जगह क्या बन जाएगा? अंधेरा बन जाएगा, अंधकार हो जाएगा, और उसी को आप क्या बोलते हो? आपकी परछाई बन गई। अब आप यहीं पे समझना, अगर प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलता तो आपकी परछाई यहाँ पे ना बनती, भले प्रकाश किरणें यहाँ पे रुक गई, ऊपर की टेढ़ी मेढ़ी या फिर इधर से टेढ़ी मेढ़ी, इस प्रकार से किरणें आपका यहाँ पे पहुंचती रहती, आपकी परछाई बनती ही नहीं। तो आपकी परछाई का बनना ही अपने आप में प्रमाणित करता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। हमने 2 लॉजिक आपको दिए समझाने के लिए, ठीक।
अब उसके बाद फिर आप समझना, देखो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक। अच्छा, और दूसरी प्रॉपर्टी हमने आपको बताया कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। तो इसके प्रमाण के लिए आपने देखा कि सूर्य से प्रकाश किरणें धरती पे आती हैं, ठीक, और कुछ ही ऊंचाई तक वायुमंडल है। उसके बाद फिर आप वहां पे क्या वैक्यूम है, इसके बावजूद भी प्रकाश किरणें धरती पे आती हैं। इसका मतलब कि प्रकाश किरणों को चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। लेकिन एक चीज है कि माध्यम को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। अगर पारदर्शी होगा तो ही प्रकाश किरणें आर पार जा पाएंगे, अगर पारदर्शी नहीं होगा, अपारदर्शी होगा, तो फिर प्रकाश किरणें उसको पार नहीं कर पाएंगी। ये दूसरी प्रॉपर्टी आपने देखा, ठीक। अब तीसरी प्रॉपर्टी फिर आप देखना, प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है, रिफ्लेक्शन जिसको आप कहते हो, ठीक। आप जानते हो मिरर सामने रख के आप अपना चेहरा उसमें आप देखते हो, घर से निकलते समय मिरर का इस्तेमाल करते हो। वो मिरर क्या करता है, प्रकाश किरणों को परावर्तित करता है। आपके शरीर से प्रकाश किरणें, चेहरे से प्रकाश किरणें मिरर के ऊपर पड़ी और परावर्तित होकर आपके नेत्र पर पड़ी और नेत्र के रेटिना पे प्रतिबिंब बनाया, मस्तिष्क को संकेत गया, अपना चेहरा खुद आप मिरर में देख पाते हो। मिरर समतल दर्पण का उपयोग करते हो या फिर उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इन सब का भी उपयोग करते हो। तो प्रॉपर्टी के नाम पे हमने 3 प्रॉपर्टी फिलहाल अभी आपको बताई। पहली प्रॉपर्टी आपने शायद नोट करी होगी, क्या है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरी प्रॉपर्टी आपने क्या देखी, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी आपने क्या देखी, प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। मतलब प्रकाश किरणें जब किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो टकरा कर उससे परावर्तित हो जाती हैं, वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं और इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन के अपने नियम हैं। जैसे पहला नियम है आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये दोनों क्या बराबर होते हैं, ठीक है। और दूसरा नियम फिर आपका, आप या पहला दूसरा जो भी पहले आप आगे पीछे कह लो, एक नियम और आपका यहाँ पे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको प्रथम नियम बोलते हैं। और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण का द्वितीय नियम हो गया। और इन्हीं दोनों नियमों पर सारा दर्पण काम करता है, वो कोई भी दर्पण हो वो, ठीक। अच्छा, फिर चौथी प्रॉपर्टी आप देखना, प्रकाश में अपवर्तन का भी गुण पाया जाता है। देखो प्रकाश की कोई भी किरण जब किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेंस या कोई भी हो, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, कोई भी लेंस है, ठीक है। या लेंस में भी और तमामों वैरायटीज हैं आपका वहाँ पे, ठीक है। जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है या फिर आपका कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है, कई प्रकार की वैरायटी, कोई भी लेंस हो, ठीक है। जब प्रकाश किरण उसके ऊपर आपतित होती है, ठीक, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं और प्रकाश में अपवर्तन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक। अब उसके बाद फिर आप देखना, प्रकाश में जानते हो वर्ण विक्षेपण का गुण पाया जाता है। आप प्रकाश में वर्ण विक्षेपण का गुण पाया, आप पूछो ये क्या होता है, जानते हो श्वेत प्रकाश किरणें, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, या शॉर्ट फॉर्म में शायद आपने बैनी या पीनाला करके आपने याद किया होगा, ठीक है। सीक्वेंस में आप कलर भिड़ा सकते हो, या इंग्लिश में आपको बेबी ग्योर, ठीक। तो सूर्य की श्वेत प्रकाश किरणें जब किसी प्रिज्म पर आपतित होती हैं तो प्रिज्म क्या करता है, उनको 7 रंगों में विभक्त कर देता है। क्यों विभक्त करता है, इसका भी कारण है, ऑप्टिक्स के सीरीज में हमने उसको समझाया है, या फिर आपका लाइव लेक्चर लेंगे तो उसमें आपको बताएंगे, वो एक अलग विषय है, ठीक। तो जानते हो सूर्य की श्वेत प्रकाश किरणें जब किसी प्रिज्म पर आपतित होती हैं तो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती हैं और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण, ठीक। ये प्रॉपर्टी हो गई। और उसी के साथ साथ फिर आप आगे देखना, जानते हो प्रकाश में व्यतिकरण का गुण पाया जाता है। व्यतिकरण, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेरेंस। थोड़ा सा आपको समझाएं, देखो इंटरफेरेंस होता क्या चीज है। देखो एक टॉपिक है, उसको हम बोलते हैं तरंगों का अध्यारोपण, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं, जानते हो किसी भी माध्यम में 2 अथवा 2 से अधिक तरंगें एक साथ एक ही दिशा में तथा एक दूसरे के गति को बिना प्रभावित किए हुए संचरित हो सकती हैं और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, तरंगों का अध्यारोपण। अपनी बात जरा एक बार फिर से हम दोहराएंगे यहाँ पे, तरंगों का अध्यारोपण से अगर आपसे कोई पूछे कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव से क्या समझते हो, या हिंदी में तरंगों के अध्यारोपण से क्या समझते हो, तो आप यूं कह सकते हो कि किसी भी माध्यम में 2 अथवा 2 से अधिक तरंगें एक साथ तथा एक ही दिशा में एवं एक दूसरे के गति को बिना प्रभावित किए हुए संचरित हो सकती हैं और इसी घटना को हम बोलते हैं तरंगों का अध्यारोपण, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। हम इसका एग्जाम्पल आपको दें, मान लो किसी जगह आप बैठे हो और बगल में सटा कोई रूम है या कोई कहीं पे 2 4 10 लोग मान लो बैठे हैं, ठीक है। सब लोग नहीं, ऐसा सबकी आवाज को आप पहचानते हो। मान लो आपका 2-3 लोग आपका वहां पे बात करना शुरू किए, बाहर जो आवाज आएगी तो 2 की आवाज मिलकर किसी तीसरे की आवाज नहीं बन जाएगी। जैसे आपको समझाएं बहुत सिंपल, मान लो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक, किसी काम से हम कहीं बाहर गए, क्लास के बाहर निकले, क्लास में बच्चों ने शोर मचाना शुरू किया। अच्छा, उसी में से मान लो 2-4 बच्चे जोर जोर बोलना शुरू किए, एक बच्चे का नाम ए, दूसरे बच्चे का नाम बी है, तो ऐसा नहीं कि ए और बी की आवाज मिलकर हमको सी की आवाज बन जाएगी और क्लास में पहुंचकर हम सी को डांटना शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों की आवाज अपनी अलग अलग रहेगी, दोनों की आवाज को हम अलग अलग महसूस करेंगे, दोनों की आवाज मिलकर किसी तीसरे की आवाज नहीं बन जाएगी।
तो वही चीज कहा जाता है, किसी भी माध्यम में दो अथवा दो से अधिक तरंगे एक साथ एक ही दिशा में व एक दूसरे के गति को बिना प्रभावित किए हुए संचरित हो सकती हैं। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं? तरंगों का अध्यारोपण या सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक, फिर आप पूछोगे अब ये क्या समझाने लगे, तो आपको बताएं तरंगों का अध्यारोपण के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, जो कि पूरा पूरा चैप्टर है, आपको पढ़ना है इसी चैप्टर के तुरंत बाद। ठीक, और दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं विस्पंद या इंग्लिश में बोलते हैं बीट। ये आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में था, मौका लगा तो लाइव क्लास लेकर उसको भी आपको पढ़ाएंगे, फिलहाल सेकंड ईयर में नहीं है, वो फर्स्ट ईयर में है। और तीसरा पार्ट है अप्रगामी तरंग, जिसको हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव। ठीक, आप पूछोगे डिफरेंस क्या तीनों में, जरा सा हल्का सा इशारा करें, क्योंकि पहला दिन है, थोड़ा सा हम भी डिटेल में आपको लेके चलना है। ये सब आपको लिखना नहीं, केवल समझना है। लिखने के नाम पे, प्रॉपर्टी के नाम पे वही लिखना है कि प्रकाश में व्यतिकरण का भी गुण पाया जाता है। व्यतिकरण क्या होता है, खाली उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इतनी कहानी में आपको सुना रहे हैं। आप जानते हो, जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति तथा लगभग समान आयाम की तरंगें एक साथ एक ही दिशा में एक दूसरे के गति को बिना प्रभावित किए हुए संचरित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण से व्यतिकरण की प्राप्ति होती है, इंटरफेरेंस। अच्छा, जिस चीज को अभी आपने समान बोला था उसको लगभग समान कर दो, और जिसको हमने लगभग समान कहा था उसको बिल्कुल समान कर दो, और फिर अध्यारोपण कराओ, तो फिर विस्पंद मिल जाएगा। जैसे आपको समझाएं, हम विस्पंद की बात करें, जब किसी माध्यम में समान आयाम, देखो एम्पलीट्यूड यहां पे क्या सेम, तथा लगभग समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में एक दूसरे के गति को बिना प्रभावित किए हुए संचरित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण से विस्पंद की प्राप्ति होती है। आपने गौर किया होगा, अपनी बात जरा से फिर से हम रिपीट करेंगे। देखो, हमने व्यतिकरण में क्या कहा, व्यतिकरण में हमने कहा कि आवृत्ति समान रखो और आयाम लगभग समान रखो। और विस्पंद में हम क्या बोल रहे हैं, विस्पंद में बोल रहे हैं कि आयाम समान रखो और आवृत्ति लगभग समान रखो। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में एक बार फाइनली फिर हम आपको बोले, यहाँ पे देखो व्यतिकरण अगर आपको बोलना है तो व्यतिकरण में क्या समान रखोगे, आप जानते हो, आवृत्ति समान रखो और आयाम लगभग समान रखो। तो आप ये बोलोगे कि जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति तथा लगभग समान आयाम की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में एक दूसरे के गति को बिना प्रभावित किए हुए संचरित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण से व्यतिकरण की प्राप्ति होती है। और व्यतिकरण क्या है, काफी डिटेल में आप पढ़ोगे, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, फिलहाल अभी डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। हमने केवल आपका व्यतिकरण का एक इशारा किया कि व्यतिकरण होता क्या चीज है, बाकी डिटेल आपका नेक्स्ट चैप्टर में। अच्छा, विस्पंद में फिर आप आ जाओ, तो विस्पंद में क्या बराबर करोगे, आयाम, एम्पलीट्यूड, और क्या लगभग बराबर रहेगा, आवृत्ति। तो जब किसी माध्यम में समान आयाम और लगभग समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में एक दूसरे के गति को बिना प्रभावित किए हुए संचरित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण से विस्पंद की प्राप्ति होती है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो बीट, BEAT, बीट। ठीक, अच्छा, अब आते हैं अप्रगामी तरंग में, जिसको आप बोलते हो स्टेशनरी वेव। अप्रगामी तरंग शुरू करने से पहले थोड़ा सा जानकारी आपको दे, अभी हमने माध्यम की बात करी थी, कुछ तरंगें ऐसी होती है जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो माध्यम भी दो प्रकार का होता है, और बेसिकली हम आपका यहाँ पे बात करें, जानते हो, हम यहाँ पे बाउंडेड मीडियम की बात करेंगे, बद्ध माध्यम जिसको हम कहते हैं। देखो, बद्ध माध्यम का मतलब क्या, नाम पे आ जाओ, बद्ध माध्यम, बंधा हुआ माध्यम। और अगर बंधा हुआ तो उसकी क्या एक बाउंड्री होगी, ऐसा माध्यम जिसकी एक निश्चित परिसीमा हो, बाउंड्री हो, और जो स्पष्ट पृष्ठों द्वारा अन्य माध्यमों से पृथक हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बद्ध माध्यम। ठीक, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें जानते हो बाउंडेड मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, चाहे फूंक मार के बजाने वाले यंत्र हो, चाहे ठोक के बजाने वाले यंत्र हो, चाहे कोई भी यंत्र हो। ठीक है, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सब में कोई ना कोई बाउंडेड मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि कमेंट हम नहीं देख पा रहे हैं, तो आज फर्स्ट डे है, कल से हम अरेंज करते हैं, कल से आप कमेंट भी आप देख पाओगे, और कमेंट में आपके डाउट भी हमको दिखाई पड़ेंगे। ठीक, तो कि कल से व्यवस्था करते हैं, आज फर्स्ट डे था, नहीं हो पा रहा है, मतलब फर्स्ट डे थोड़ा सा हम भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, आप भी एक्सपीरियंस लो आप यहाँ पे, बाकी जो कमी रहेगी कमेंट में करके लिखना, कल से मिलेगा आपको। ठीक, एक बार आप लाइक जरूर कर दिया करना, कर देना। अच्छा, अभी हम बाउंडेड मीडियम की बात कर रहे थे, बद्ध माध्यम, तो ऐसा माध्यम जिसकी एक निश्चित परिसीमा हो, ठीक, और जो स्पष्ट पृष्ठों द्वारा अन्य माध्यमों से पृथक हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बद्ध माध्यम, बाउंडेड मीडियम। और जैसे अभी हमने जिक्र किया, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं सब में बाउंडेड मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, देखो, तमामों ऐसे भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिनको फूंक मार के बजाया जाता है, जैसे बिगुल, बांसुरी, बीन, बंसी, शहनाई, आपने नाम सुना होगा। अच्छा, अभी जो हम बोल गए बिगुल, बांसुरी, बीन, बंसी, शहनाई, आप लोग हिंदी भी पढ़ते हो ना, आप बताओगे इसमें कौन सा अलंकार आ रहा है, जरा कमेंट करके लिखना। एक बार फिर से हम रिपीट करें, हमने देखो उन्हीं वाद्य यंत्रों का नाम लिया जिसको फूंक मार के बजाया जाता है, उसी में से हमने कुछ छांट के बोला, हमने बिगुल, बांसुरी, बीन, बंसी, शहनाई। आपको सिर्फ इतना बताना है कि जो भी हमने बोला
सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फूंक मार के बजाने वाले हैं, लेकिन हमारे बोलने में बिगुल, बांसुरी, बीन, बंसी, शहनाई कौन सा अलंकार आपका इस्तेमाल हो रहा है, कमेंट करके आप हमको बताना। ठीक, अच्छा, आप जानते हो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सब में क्या पाइप का इस्तेमाल करते हैं? पाइप के अंदर क्या एयर भरी होती है? तो जो आप जानते हो एयर भरी, तो पाइप की जो वाल है, उसकी दीवार है, ठीक है, वो एक प्रकार से बाउंड्री का काम करती है। तो इन पाइप के अंदर जो भी एयर भरी वो बाउंडेड मीडियम है। या फिर आपको बताएं, जितने भी ठोक के बजाने वाले यंत्र हैं, चाहे वो ढोलक हो, चाहे तबला हो, चाहे नगाड़ा हो, XYZ, आप जानते हो उसमें भी एक अरेंजमेंट आपका झिल्ली होती है जो चारों तरफ से वहां पे टाइट कर दी जाती है, खींच दी जाती है, तो चारों तरफ से उसको टाइट कर दी गई, वो भी बाउंडेड मीडियम बन गया। ठीक, या उसी प्रकार से जल तरंग का आपने नाम सुना होगा, आपने देखा होगा अक्सर प्रोग्राम में, म्यूजिकल किसी कॉन्फ्रेंस में अगर आप गए होगे, एक आदमी बीच में बैठा हुआ है, सामने 6-7 बाउल रखा हुआ है, उसके अंदर क्या पानी भरा हुआ है, और लकड़ी का 2 डंडा वहां पे लिए हुए है, और उसको ठोक ठोक के बजाता है। ठीक, एक बाउल खाली है, एक में कम पानी, एक में ज्यादा पानी, एक में और ज्यादा, एक में और ज्यादा, और जितना भी म्यूजिकल आपका इंस्ट्रूमेंट आपको वहां पे सामने रखा हुआ है सब वहां पे बजाता है। तो आप जानते हो पानी को वहां पे बाउल को ठोक के पानी के अंदर तरंगे उत्पन्न करता है, जल तरंग कहलाता है। तो आप जानते हो बाउल के अंदर जो पानी भरा उसको, वो भी उसकी भी एक बाउंड्री है। बाउंड्री कौन? बाउल, बाउल की दीवार। ठीक, तो वो भी क्या कहलाएगा? बद्ध माध्यम। तो आप जानते हो अप्रगामी तरंगे स्टेशनरी वेव को समझने के लिए बद्ध माध्यम का समझना जरूरी था। बद्ध माध्यम का तात्पर्य होता है एक ऐसा माध्यम जिसकी एक निश्चित परिसीमा और बाउंड्री हो, और जो स्पष्ट पृष्ठों द्वारा अन्य माध्यम से पृथक हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बाउंडेड मीडियम या बद्ध माध्यम। ठीक, अब जब किसी बद्ध माध्यम में, बाउंडेड मीडियम में हम कोई भी तरंग उत्पन्न करते हैं, तो तरंग जाती है, चलती गई, आगे बढ़ी, और आगे जाके माध्यम की जो बाउंड्री है, बाउंड्री से टकराएगी, और टकरा के फिर वो वापस लौटती है। तो बाउंड्री की तरफ जाने वाली तरंग को हम बोलते हैं आपतित तरंग, और टकरा के लौटने वाली तरंग को हम बोलते हैं परावर्तित तरंग। और जानते हो आपतित तरंग और परावर्तित तरंग के अध्यारोपण से हमको अप्रगामी तरंग की प्राप्ति होती है, जिसको हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव। ठीक, ये भी सेकेंड ईयर में नहीं बल्कि फर्स्ट ईयर में ही है। अच्छा, फिर आप पूछोगे तो फिर आप बता क्यों रहे हैं? इसलिए कि आपको व्युत्करण पढ़ना है अगले चैप्टर में, और यहाँ पे अभी प्रॉपर्टी लिखाई प्रकाश की, प्रकाश में व्युत्करण का गुण पाया जाता है। तो व्युत्करण किसकी ब्रांच है पहले उसको तो आप समझो। एक मेन आपका यहाँ पे वो तरंगों का अध्यारोपण, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ठीक है, उसका 3 पार्ट हुआ। पहला पार्ट व्युत्करण जिसको आप बोलते हो इंटरफेरेंस, दूसरा पार्ट बीट जिसको आप क्या बोलते हो? विस्पंद, और तीसरा पार्ट अप्रगामी तरंग जिसको आप कहते हो स्टेशनरी वेव। जिसमें इंटरफेरेंस यानी व्युत्करण आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है। अभी तो खाली हमने एक प्रॉपर्टी के नाम पे लिखाया है, और प्रॉपर्टी के नाम पे हम इतना बोल गए तो आप खुद ही अंदाजा लगाओ चैप्टर आएगा तो कितना समझाएंगे आपको। ठीक, अच्छा, उसी के बाद फिर विस्पंद ये फर्स्ट ईयर में है, और अप्रगामी तरंगे ये भी फर्स्ट ईयर में है। मौका लगा तो लाइव क्लास में कभी देखते हैं उसको। ठीक, अच्छा, उसके बाद फिर आप आगे देखना इसी के साथ साथ प्रकाश में जानते हो विवर्तन जिसको आप बोलते हो डिफ्रेक्शन, इसका भी गुण पाया जाता है। अब आप पूछोगे ये क्या होता है? जानते हो प्रकाश किरणों के मार्ग में जब कोई ऐसा अवरोध आए, अवरोध मतलब क्या? रुकावट। ठीक है, प्रकाश किरणों के मार्ग में जब कोई ऐसा अवरोध है, आप यूं कह सकते हो कि प्रकाश किरण जब किसी ऐसे किनारे से आपका गुजरती है कि उसका जो तरंगदैर्घ्य है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लगभग कोटि का हो, तो ऐसी कंडीशन प्रकाश किरणें जो उसका किनारा है, जिस किनारे से सट के गुजर रही है, किनारों की ओर वहां पे क्या बिखर जाती है, झुक जाती है, मुड़ जाती है, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? विवर्तन। ये भी आपके सिलेबस में है, सेकेंड ईयर में है, आप पढ़ोगे। पहले व्युत्करण, पहले ये चैप्टर खत्म होगा, फिर उसका व्युत्करण आपको पढ़ाएंगे, और व्युत्करण के बाद अगला चैप्टर फिर आपका विवर्तन है, डिफ्रेक्शन, वो भी आप पढ़ोगे। अब वो सिंपल सा एग्जांपल खाली आपको दे दें तब तक के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आप जानते हो कमरे में आप बैठे हो, ठीक, लाइट ऑफ है, फिर भी कमरे में एकदम अंधेरा नहीं है, दिन का समय है, मान लो हम रात के समय की बात नहीं करें, दिन का समय, कमरे की लाइट ऑफ है, कमरे के दरवाजे खिड़की सब बंद है, फिर भी कमरे के अंदर कोई उजाला आपको मिलता है। ये उजाला कहाँ से मिल रहा है? जानते हो, कमरे जो रोशनदान लगे हैं, या रोशनदान के साथ ही साथ आपका खिड़कियां हैं, खिड़कियों में जो मान लो कुछ झिर्री है, झिर्री समझते हो कि नहीं? स्लिट। अब ना तो लकड़ियां, 2 लकड़ियां अगर बीच में थोड़ा सा सूख गई, बीच में फांक टाइप का अरेंजमेंट आपका हो गया, उसी को हम बोलते हैं स्लिट। ठीक, तो आप जानते हो खिड़की के दरवाजों में, या फिर आपका जो मेन हमारा दरवाजा, उसमें जो हल्की सी फांक टाइप का जो अरेंजमेंट आपका तैयार हो जाता है लकड़ी के सूखने से, ठीक है, उसी को आप बोलते हो स्लिट, SLIT, स्लिट, या उसी को बोलते हैं हिंदी में झिर्री। ठीक है, उन झिर्रियों से जो प्रकाश किरणें कमरे के अंदर आती हैं, या रोशनदान के किनारों से जो प्रकाश किरणें कमरे के अंदर आती हैं, तो कमरे के अंदर आके वो प्रकाश किरणें पूरे कमरे में एक प्रकार से क्या बिखर जाती हैं, किनारों से टकरा के वो बिखर जाती हैं, किनारों की ओर हल्का सा क्या मुड़ जाती हैं, और इसी घटना को आप क्या बोलते हो? प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रेक्शन। ठीक, और इसी के बाद फिर प्रकाश का और गुण आपको समझाएं। उम्मीद है शायद आप पॉइंट बना के आप नोट कर रहे होगे, पूरी कहानी नहीं नोट करना, बस केवल आप जैसे जितना हमने नाम लिया, जैसे पहला आपने नोट किया प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, दूसरा आपने नोट किया प्रकाश निर्वात में चलता है, फिर तीसरा आपने नोट किया प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है, फिर चौथा आपने नोट किया प्रकाश में अपवर्तन का गुण पाया जाता है, फिर अगला आपने नोट किया वहां प्रकाश में क्या व्युत्करण की प्रॉपर्टी पाई जाती है, फिर अगला आपने नोट किया प्रकाश में विवर्तन का गुण पाया जाता है। ठीक, ऐसे अगला फिर आप नोट करो, आपको समझाएं। प्रकाश में जानते हो ध्रुवण का भी गुण पाया जाता है। अब आप पूछोगे ध्रुवण क्या होता है, आपको समझाएं।
देखो प्रकाश किरणें, साधारण प्रकाश, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें वो साधारण प्रकाश कहलाता है, ठीक। ये प्रकाश किरणें अध्रुवित होती हैं, ठीक। अब आप पूछोगे अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, हल्का सा इशारा करें आपको, देखो अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश, प्रकाश को हम दो भागों में बांट रहे हैं, अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश। देखो प्रकाश एक प्रकार की क्या विद्युत चुंबकीय तरंग है, मतलब प्रकाश में विद्युत की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है और प्रकाश में चुंबक की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। और विद्युत की प्रॉपर्टी को हम वेक्टर ई से लिखते हैं और चुंबक की प्रॉपर्टी को वेक्टर बी से लिखते हैं। देखो बहुत ज़्यादा डिटेल हम इसलिए अभी नहीं बता रहे हैं, हम केवल अभी ओरल बोल के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रकाश का भी पूरा पूरा एक चैप्टर है जो आगे आपको पढ़ना है, ठीक। इस चैप्टर के तुरंत बाद आप व्युत्क्रमण पढ़ोगे, उसके बाद फिर आप विवर्तन पढ़ोगे, उसके बाद प्रकाश का ध्रुवण पढ़ोगे, चैप्टर आएगा। लेकिन बस ध्रुवण नाम लेके हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, थोड़ा सा कुछ क्लियर करना चाहते हैं, ओरल खाली हमको सुनना है यहाँ पे, ठीक। तो आप जानते हो प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, और जब विद्युत चुंबकीय तरंग बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रकाश में विद्युत का भी गुण होगा, प्रकाश में चुंबक का भी गुण होगा। तो प्रकाश में जो विद्युत का गुण है उसको हम वेक्टर ई से लिखते हैं, और प्रकाश में जो चुंबक का गुण है उसको हम वेक्टर बी से लिखते हैं, ठीक। तो वास्तविकता क्या होती है कि वेक्टर ई और वेक्टर बी दोनों परस्पर अवलंबित होते हैं, परपेंडिकुलर, और साथ ही साथ दोनों प्रकाश के संचरण की दिशा के भी अवलंबित होते हैं। जैसे समझाने के लिए आपको बताएं, सामने आप स्क्रीन पे आप हमको देख रहे हो, ठीक। मान लो कोई प्रकाश किरण इस साइड से और इस साइड ऐसे जा रही है, ठीक। आप जानते हो प्रकाश तो अपने वेग से जाएगी, वायु निर्वात में उसकी चाल कितनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो मान लो कोई प्रकाश कण इस प्रकार ऐसे जा रही है, ठीक। तो अगर प्रकाश ऐसे जा रही है तो रास्ते में जितने भी पॉइंट होंगे हर पॉइंट पर विद्युत वेक्टर भी होगा, हर पॉइंट पर चुंबकीय वेक्टर भी होगा, लेकिन ये दोनों वेक्टर परस्पर अवलंबित होंगे और साथ ही साथ प्रकाश के संचरण की दिशा के भी अवलंबित होंगे। तो अगर प्रकाश इधर की तरफ संचरित हो रही है, मतलब वेक्टर सी इधर की तरफ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बताएं, आप देखना हमारे इस हाथ को आप वेक्टर ई मान लो ऐसे, ठीक। और इस हाथ को आप वेक्टर बी मान लो। वेक्टर ई का मतलब क्या, वैद्युत क्षेत्र। वेक्टर ई का मतलब क्या, वेक्टर ई का मतलब क्या, वैद्युत क्षेत्र। और वेक्टर बी का मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र। और प्रकाश किरण इधर की तरफ जा रही है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में यहां पे अगर इस जगह हम बात करें तो यहाँ पे ये स्थिति है। अब देखना ये वेक्टर ई, ये वेक्टर बी दोनों परस्पर अवलंबित और साथ ही साथ प्रकाश के संचरण की दिशा के भी अवलंबित, प्रकाश के संचरण की दिशा के ये भी अवलंबित है और प्रकाश के संचरण की दिशा के ये भी अवलंबित है और साथ ही साथ ये दोनों आपस में भी क्या अवलंबित हैं। यहाँ पे ये स्थिति हो गई। अच्छा आगे बढ़े तो मान लो ये स्थिति हो गई ऐसे। आप देखना, आप देखो बीच का कोण कितना 90 डिग्री, ठीक। ये दोनों परस्पर क्या अवलंबित हैं और साथ ही साथ प्रकाश के संचरण की दिशा के भी अवलंबित हैं। तो ऐसी कंडीशन में मान लो विद्युत वेक्टर यहाँ पे इस प्रकार से, ये आगे बढ़े मान लो तो यहाँ पे इस प्रकार से ये हो गया ऐसे, यहाँ पे ऐसे ये, ठीक। या यहाँ पे और नीचे बढ़े तो यहाँ पे ये स्थिति हो गई, या फिर और आगे बढ़े आपका यहाँ पे तो मान लो ये स्थिति हो गई। मतलब कहने का आशय यहाँ पे ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत वेक्टर मतलब वेक्टर ई सभी संभव तलों में कंपन करे उसको हम साधारण प्रकाश कहते हैं और उसी को हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं, नॉन पोलराइज्ड लाइट। और ऐसा भी प्रकाश होता है जिसमें विद्युत वेक्टर एक ही तल में कंपन करता है। जैसे प्रकाश किरण मान लो इधर जा रही है और ये विद्युत वेक्टर है, ठीक। तो यहाँ पे ये स्थिति, यहाँ पहुंचे ये स्थिति, यहाँ पहुंचे तो मान लो ये स्थिति। अब देखो वेक्टर भी भले इधर से इधर चला गया लेकिन वेक्टर ही क्या उसी तल में है, या यहाँ पहुंचे आपका ये स्थिति, ठीक। तो कहने का ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत वेक्टर केवल एक ही तल में कंपन करे उस प्रकार के प्रकाश को आप क्या कहते हो, ध्रुवित प्रकाश। आप पूछोगे विद्युत वेक्टर के पीछे क्यों पड़े, आप चुंबकीय वेक्टर को क्यों नहीं देख रहे हैं। तो आपको समझाएं, हमारे नेत्रों पे जो सेंसिटिविटी हमारी है वो विद्युत वेक्टर के लिए, विद्युत वेक्टर ही हमारे नेत्रों को प्रभावित करता है और विद्युत वेक्टर के माध्यम से ही हम वस्तुओं को देख दिखा पाते हैं, इसलिए हम विद्युत वेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक। तो आप यूं कह सकते हो कि ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत वेक्टर मतलब वेक्टर ई सभी संभव तलों में कंपन करे उसको हम क्या बोलते हैं, अध्रुवित प्रकाश या फिर सामान्य प्रकाश। और ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत वेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही तल में कंपन करे, हम चुंबकीय वेक्टर की बात नहीं कर रहे, चुंबकीय वेक्टर एक ही तल में हो चाहे ना, उससे हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि आप जानते हो हमारे नेत्रों को खाली विद्युत वेक्टर ही प्रभावित करता है। तो ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत वेक्टर एक ही तल में कंपन करे उसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवित प्रकाश। अभी आपने देखा अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश, ठीक। एक बार फाइनली फिर आपको समझाएं, लिखना है नहीं अभी केवल समझना है, चैप्टर आएगा तो आपको लिखाएंगे बताएंगे। अब देखो ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत वेक्टर सभी संभव तलों में कंपन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, अध्रुवित प्रकाश। और ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत वेक्टर केवल एक ही तल में कंपन करता है उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश, ठीक। अब एक लाइन में ध्रुवण आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक। अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की घटना या प्रक्रिया को हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। ये प्रकाश के ध्रुवण की परिभाषा है। कैसे बदलेंगे, तरीके तमामों हैं, क्या क्या तरीके हैं चैप्टर आएगा तब आप देखोगे। फिलहाल यहाँ पे बहुत ज्यादा हम बोल गए यहाँ पे ध्रुवण के बारे में, यहाँ पे एक लाइन काफी था। आप जानते हो प्रकाश की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो तो प्रकाश की प्रॉपर्टी में आपका जहां सारी प्रॉपर्टी पड़ी वहां पे प्रॉपर्टी ये भी है कि प्रकाश में ध्रुवण का गुण पाया जाता है, मतलब प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है, ठीक। अच्छा फिर आप आगे जानते हो प्रकाश के अंदर एक ये भी विशेषता है
कि जब किसी मेटल की शीट पे पड़ता है तो उससे टकरा के उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर देता है। एक चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोलते हैं उसको प्रकाश वैद्युत प्रभाव। उसमें हम यही काम करते हैं, एक शीट लेते हैं, शीट को पीछे किसी बैटरी किसी चीज के उससे निगेटिव आपका टर्मिनल से उसको हम जोड़ देते हैं, ठीक, और इधर से प्रकाश किरणों को डालते हैं, और जब प्रकाश किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं, प्रकाश फोटान आके इसके ऊपर गिरता है, तो फोटान क्या करता है, अपनी समस्त ऊर्जा किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को देकर अपना अस्तित्व समाप्त कर लेता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा पाता है वो खट से सतह को छोड़ के बाहर निकल जाता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन बोलते हैं। ये भी पूरा का पूरा एक चैप्टर है, आप पढ़ोगे, हम इसी लाइव क्लास में आपको पढ़ाएंगे। तो जो प्रकाश की प्रॉपर्टी, चूंकि हम समझा रहे थे आपको, तो प्रकाश की प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये भी है कि प्रकाश किरणें जब किसी धातु के पृष्ठ पर सतह पर पड़ती हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती हैं, ठीक। ये प्रकाश के बारे में हो गया। अब जरा सा हम आगे चलते हैं, तो कोई प्रकाश की प्रॉपर्टी है सब थी, ठीक। अब थोड़ा सा प्रकाश के बारे में और जानकारी आपको दें। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक वैज्ञानिक का आपने नाम सुना होगा, न्यूटन, सर्वव्यापी वैज्ञानिक है। सर्वव्यापी इसलिए बोल रहे हैं कि विज्ञान की या भौतिकी के लगभग हर ब्रांच में मौजूद है। इनका कोई ना कोई नियम कुछ ना कुछ आपका जितनी भी मैकेनिक्स में भी आपको मिल जाएंगे, ऑप्टिक्स में भी मिल जाएंगे। ऑप्टिक्स में भी आपका रे ऑप्टिक्स में न्यूटन का एक फार्मूला है, x1 x2 बराबर f1 f2, पहले आपके सिलेबस में था, अब हटा दिया गया, ठीक। या उसी प्रकार से आपका थर्मोडायनेमिक्स में मिल जाएंगे, न्यूटन का शीतलन का नियम आपको मिल जाएगा। तो न्यूटन सर्वव्यापी इसीलिए हमने बोला कि हर जगह, किन कारणों से उस पर चर्चा करने का यहाँ पे समय नहीं है कि वो सर्वव्यापी क्यों है, ये अलग का विषय है। फिलहाल हम न्यूटन की बात करने जा रहे हैं, ठीक। देखो, प्रकाश के बारे में सबसे पहले जो थ्योरी आई वो न्यूटन की थ्योरी आई। न्यूटन ने कहा कि प्रकाश कणिकाओं के रूप में चलता है। आप पूछोगे कणिका का मतलब क्या, आपको समझे, कण से भी छोटा, तो उसका नाम इन्होंने दिया कणिका। मतलब न्यूटन का कहना था कि प्रकाश अगर संचरित होता है तो कणिका के रूप में संचरित होता है। इन्होंने पूरा अपना प्रकाश के बारे में अपना एक सिद्धांत दिया जिसको न्यूटन के कणिका का सिद्धांत कहते हैं। उस सिद्धांत में इन्होंने कुछ परिकल्पनाएं भी करी, हम इसलिए ज्यादा उस पर जोर नहीं मार रहे हैं क्योंकि पहले सिलेबस में था, अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जिक्र करेंगे, उसको समझ के अगर आप टॉपिक में घुसोगे तो कहीं बेहतर समझ में आएगा, कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी। तो इसीलिए न्यूटन का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि न्यूटन ने क्या कहा। पहले न्यूटन ने प्रकाश के बारे में कहा कि प्रकाश अगर चलता है, संचलित होता है, तो कणिकाओं के रूप में चलता है। कणिका का तात्पर्य क्या, कण से भी छोटा, उसको हम बोलते हैं गोल, वहां पे हम बोलते हैं कणिका। जैसे हिंदी में एक शब्द आपने सुना होगा, गोला, गोली और गोलिका। गोला का मतलब क्या, बड़ा साइज, ठीक। गोली का मतलब क्या, छोटा, बहुत छोटा। और गोलिका का मतलब क्या, उससे भी छोटा। जैसे पृथ्वी, हम धरती की बात करें तो क्या पृथ्वी गोलाकार है, कभी आप ये नहीं कहोगे पृथ्वी गोलीकार है, ये तो कहो पृथ्वी गोलाकार है, ठीक है। अच्छा, गोली आपने देखा होगा छोटे साइज में, या फिर कभी आपने भी शायद बचपन में खेला होगा, कांच की गोलियां आती है, बच्चे खेले होंगे, आपने भी कभी खेला होगा, खेलते हुए आपने देखा होगा, ठीक है। साइज छोटा तो क्या बोलेंगे, गोली। और गोलिका, गोलिका क्या, उससे भी छोटा। जैसे आपको समझाएं, होम्योपैथ की जो छोटी वाली गोली आती है, बिल्कुल छोटी वाली, ठीक है, उसको गोलिका भी आप कह सकते हो। या फिर आपका सरसों का दाना, राई का दाना, ये सब भी क्या कहलाएगी, गोलिका कहलाएगी। तो आप खाली समझना, गोला, गोली, गोलिका। बड़ा साइज है तो गोला, छोटा है तो गोली, उससे छोटा है तो गोलिका। ठीक। और थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पे हमको दिख रहे हैं जो हमारे पुराने चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको सिर्फ इतना बताना है कि कई बार हम मतलब बता भी चुके हैं कि हमारे लाइव लेक्चर्स, हमारा जो नया चैनल है पंकज सर लेक्चर, उसी पर मिलेगा। तो आप उसको आप ज्वाइन जरूर कर लेना। जो है अगला जो, हाँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, अगला जो आपको मतलब वीडियो या हमारा लाइव लेक्चर मिलेगा वो उसी पर मिलेगा, लाइव लेक्चर, ठीक है। तो ध्यान रखना कि मतलब अगली मुलाकात हमारी उसी पर होनी, इसलिए पुराने पर नहीं, बल्कि अगले जो हमारा नया है उसको जरूर आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। हम बात कर रहे थे गोला, गोली, गोलिका की बात कर रहे थे, उसी प्रकार से आप यहाँ पे जो कणिका, कण से भी छोटा। तो न्यूटन का खाली ये मानना था कि प्रकाश कणिकाओं के रूप में चलता है। और इसके बारे में जानते हो, न्यूटन ने तमामों परिकल्पनाएं भी कर ली, 2-3-4 परिकल्पनाएं इन्होंने करी थी न्यूटन ने, ठीक। अपने परिकल्पना के आधार पर उस समय न्यूटन के टाइम में प्रकाश से संबंधित जितनी भी प्रॉपर्टी की जानकारी थी उसकी व्याख्या भी कर लिए थे ये। जैसे न्यूटन के जितने भी मानने वाले लोग थे या इनके जितने भी शिष्य थे, उन्होंने जब न्यूटन से पूछा कि सर प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है, व्याख्या करिए, तो न्यूटन ने कहा कि हमारी कणिकाएं भी सीधी रेखा में चलती हैं। हो गई व्याख्या। इनके शिष्यों ने, या इनके जितने भी मानने वाले लोग थे, उन्होंने पूछा कि ये प्रकाश तो निर्वात में भी चलता है, तो न्यूटन ने जवाब दिया हमारी कणिकाएं भी निर्वात में चलती हैं। हमने कब कहा हमारी कणिका निर्वात में नहीं चल सकती है, ठीक। फिर लोगों ने इनसे पूछा कि प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है, इन्होंने परावर्तन की भी व्याख्या करी। प्रकाश में अपवर्तन का गुण पाया जाता है, इन्होंने अपवर्तन की भी व्याख्या करी अपने कणिका सिद्धांत के आधार पर। फिर लोगों ने पूछा
कि प्रकाश किरणें, श्वेत प्रकाश किरणें जब प्रिज्म पर आपतित होती हैं 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इसकी व्याख्या करी है। तो न्यूटन ने कणिका सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या इस प्रकार की, उन्होंने कहा कि देखो अलग अलग रंगों के कणिकाओं की साइज अलग अलग होती है, और जब श्वेत प्रकाश किरणों को आप प्रिज्म पर डालते हो तो साइज के हिसाब से कणिकाएं अलग अलग भागों में बढ़ जाती हैं। एक साइज की एक तरफ, अगले साइज की अगले तरफ, अगले साइज की अगले तरफ। इस प्रकार जो श्वेत प्रकाश किरणें प्रिज्म में से गुजरी 7 रंगों में क्या हुई, विभक्त हो गई। इसकी भी व्याख्या कर ले गए। ठीक, एक जगह आके ये आपको समझाने रुक जाए, इसकी भी व्याख्या कर ले गए। अच्छा, उसी के जानते हो ठीक 3 साल बाद, 3 या 4 साल बाद एक वैज्ञानिक आए, हालैंड के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हाइगन। उन्होंने कहा कि नहीं, न्यूटन का कणिका सिद्धांत गलत है, ये प्रकाश कणिकाओं के रूप में नहीं चलता, प्रकाश तरंगों के रूप में, तरंगिकाओं के रूप में चलता है। अब इन्होंने अपनी परिकल्पना करी। पढ़ना आपके सिलेबस में है, हम आगे पढ़ाएंगे, आपको लिखाएंगे भी। ठीक, खाली बस स्टोरी खाली आप थोड़ा सा सुनते रहो, एक आइडिया फ्रेम हो जाएगा, चैप्टर में घुसोगे ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक, तो हाइगन ने फिर बताया कि नहीं, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, कणिकाओं के रूप में नहीं चलता है। और हाइगन ने अपनी एक परिकल्पना कर ली, जिसको हम कहते हैं हाइगन के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत है। काफी इंपॉर्टेंट, अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हम भी पढ़ाएंगे आपको सिद्धांत क्या है। पहले इसके जड़ पे आप चलो कि शुरुआत कहां से क्या हुई। कई लोग के कमेंट्स में दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर पूरा पढ़ाएंगे, 1-2 लेक्चर पढ़ा के छोड़ देंगे, तो आपको जानकारी दें बेटा। इसमें हम पूरा का पूरा फिजिक्स आपका पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाएंगे। हम यहाँ पे कोई कोर्स बेचने के लिए नहीं आए, हम बस केवल आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप जो भी हमसे गेन जितना मैक्सिमम कर पाओ, हाँ बस इतना जरूर करना है। हम जरूर इतना चाहेंगे कि जो भी मेरी पढ़ाई, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके लिए फायदेमंद है, तो आप इतना जरूर करना कि आपके जितने भी क्लासमेट हैं, वो चाहे आपके स्कूल के क्लासमेट हों, चाहे कोचिंग के क्लासमेट हों, क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट सारी सुविधा है, तो आप खाली उन तक इस लिंक को जरूर पहुंचाना। जितना वास्ट टाइम हमारा बढ़ेगा, हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, और हम अधिक से अधिक आपके लिए समय देने को तैयार हैं, और पूरा का पूरा सिलेबस आपको तैयार कराएं। कोई 1-2 चैप्टर की बात नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। बस आपको सिर्फ इतना करना है मेहनत के तौर पे, हम उस फीस की जगह पे आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने जितने भी स्कूल या कॉलेज के आपके, या फिर आपका कोचिंग के जितने भी क्लासमेट हैं, उन तक इस लिंक की जानकारी, तो उनको भी आप साथ में जोड़ो। बस हम बात कर रहे थे यहाँ पे न्यूटन और इस पे हाइगन की बात कर रहे थे। ठीक, तो प्रकाश के बारे में कंट्राडिक्शन हो गया। जैसे न्यूटन का कहना था प्रकाश कणिकाओं के रूप में चलता है, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, और उनके टाइम में जो जो प्रकाश के बारे में जानकारी थी, अभी जो हमने 10-11 पॉइंट आपको दिखाया, तो देखो सभी सारे पॉइंट की उस समय जानकारी भी नहीं थी, मेन पॉइंट की जानकारी थी। ठीक है, हम तो सन 1600 के आसपास की कहानी आपको सुना रहे हैं। ठीक है, तो जितनी जानकारी थी न्यूटन अपनी व्याख्या करते रहे। अच्छा, हाइगन के बारे में, हाइगन ने अपना तरंग सिद्धांत दिया, और उस समय जो भी जानकारी थी हाइगन अपने तरंग सिद्धांत से उसकी व्याख्या करते रहे। तो दोनों बातों में कंट्राडिक्शन था। ठीक, न्यूटन के मानने वाले कहते थे कि हाइगन की थ्योरी गलत है, प्रकाश तरंगों के रूप में चल ही नहीं सकता है, प्रकाश कणिकाओं के रूप में चलता है। और हाइगन के मानने वाले कहते थे कि न्यूटन की थ्योरी गलत है, हाइगन की थ्योरी सही है, प्रकाश कणिका के रूप में नहीं तरंगों के रूप में चलता है। ठीक, ये विरोधाभास चलता रहा कई सालों तक, लगभग 11-12 साल तक विरोधाभास चला। न्यूटन के मानने वाले न्यूटन को सही मानते थे, हाइगन को गलत मानते थे, हाइगन के मानने वाले हाइगन को सही मानते थे, और न्यूटन को गलत मानते थे। विरोधाभास चलता रहा। उसके बाद अच्छा, जानते हो एक जगह के मामला फंस जा रहा था, वो जगह कौन सी आपको बताएं। देखो, न्यूटन की जो थ्योरी है कणिका सिद्धांत, वो ये कहता था कि सघन माध्यम में, डेंसर मीडियम, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। ये कौन, न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहता था। ठीक, और हाइगन का जो तरंग सिद्धांत है, ये इसका उल्टा बोलता था। हाइगन का तरंग सिद्धांत व्याख्या करता था कि नहीं, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। बस इसी जगह मामला फंस रहा था, और बाकी सब लोग व्याख्या कर रहे थे, अपवर्तन की, परावर्तन की, या जो भी उस समय जानकारी थी उसकी व्याख्या सब लोग कर रहे थे। बस इसी जगह के मामला फंस जा रहा था कि न्यूटन की थ्योरी बोल रही थी कि प्रकाश सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, न्यूटन की थ्योरी अधिक होगी और विरल माध्यम में कम होगी, ये न्यूटन की थ्योरी बोल रही थी। और इसी का उल्टा हाइगन क्या सिद्धांत क्या बोल रहा था, तरंग सिद्धांत क्या कह रहा था कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी। और आपको समझाएं, ये उस समय का दौर था कि जब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को ज्ञात करने की विधि किसी को मालूम ही नहीं थी। हाँ, वायु में कितनी होती, निर्वात में कितनी होती, ये मालूम था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये अंदाजा था। लेकिन वायु निर्वात छोड़ के बाकी अन्य किसी पारदर्शी माध्यम में, जैसे कांच में या फिर जैसे जल में, ठीक है, चाल कितनी होगी किसी को मालूम ही नहीं था। ये उस समय की बात है। ठीक,
तो एक कंट्राडिक्शन चलता रहा, विरोधाभास। न्यूटन के मानने वाले न्यूटन को सही मानते थे, हाइगन को गलत, और हाइगन को मानने वाले हाइगन को सही मानते थे, न्यूटन को गलत मानते थे, और दोनों अपना थ्योरी अपना लिख रहे थे, किताबें लिख रहे थे, अपना प्रयोग कर रहे थे। लगभग 11-12 साल बाद एक वैज्ञानिक आए, ठीक। उस वैज्ञानिक का नाम था, कुछ बुक्स में आपको इसी का नाम मिलेगा, फोको, ठीक। उसी का नाम दूसरा कुछ लोगों की बुक में उसी का नाम मिलेगा, फुकाऊ, और इंग्लिश मीडियम की बुक्स में उसी का नाम मिलेगा, फैकाल्ट। एक ही वैज्ञानिक के अपने अलग अलग नाम हैं, ठीक। ये अलग अलग कोई वैज्ञानिक नहीं है। इस वैज्ञानिक ने सबसे पहली बार किसी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करने की विधि बताई, और बताया नहीं, लोगों को बैठा के प्रयोग करके दिखाया। आपको बताएं, ये जो हम बोल रहे हैं ये भी पहले आपके सिलेबस में था, अब नहीं है। नहीं तो पूरा तरीका आपको बताते कि उसने कैसे प्रयोग करके दिखाया था, ठीक है। फिलहाल चूंकि सिलेबस में नहीं, इसलिए उसमें टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक, ये फोको, फुकाऊ, फैकाल्ट, एक ही वैज्ञानिक के अपने अलग अलग नाम है, अलग अलग टाइप के बुक्स में अलग अलग नाम से मिलेगा, वैज्ञानिक एक ही है, ठीक है। इसने सबसे पहली बार किसी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करने की विधि बताई। वो बताई नहीं, लोगों को बैठा के प्रयोग करके दिखाया। और जब प्रयोग करके दिखाया तो वास्तव में प्रयोग करने पर यह निकला कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। और जब प्रयोग करके दिखाया, उसी दिन आपका जो न्यूटन की थ्योरी थी, कण का सिद्धांत था, वो किनारे हो गया। और किनारे होते होते इतना किनारे हुआ कि बोर्ड ने भी आपके सिलेबस से उसको किनारे कर दिया। पहले सिलेबस में तो पढ़ाया जाता था इसको, ठीक है। अब आप इस समय आप देख रहे हो, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे कि हाइगन का जो तरंग सिद्धांत जो कहता था वो प्रैक्टिकली आपका प्रूव हुआ। आपके सिलेबस में हम आगे आपको पढ़ाएंगे हाइगन का सिद्धांत क्या है, ठीक। तो अब हम चलते हैं हाइगन के तरंग सिद्धांत के बारे में। पहले आप ये पढ़ोगे और उसके बाद फिर आप पढ़ोगे हाइगन के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। अब इसके बाद हम फिर शुरू करने जा रहे हैं आपका यहाँ पे। देखो, हाइगन के द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत बाद में, पहले देखो हाइगन का तरंग सिद्धांत क्या है। तो हाइगन के तरंग सिद्धांत में अगर बेहतर होगा हम चाहेंगे हम थोड़ा सा धीमी स्पीड में बोलना, हो सके तो आप लिख भी लो आप यहाँ पे हाइगन का तरंग सिद्धांत। अगर हमारी आवाज़ क्लियर आपके पास पहुँच रही हो तो चैट में आप वहाँ पे कमेंट में आप 1 लिख दो आप, तो थोड़ा सा हमको अब आइडिया लग जाएगा हमारी आवाज़ क्लियर आपके पास पहुँच रही है, ठीक। अब देखो हाइगन का तरंग सिद्धांत में क्या, देखो हाइगन की हम बात करें उस समय की किस टाइम की थ्योरी हमने पहले ही आपको जिक्र किया, सन 1650 के बाद के 1600 1750 के बीच के आसपास की थ्योरी है, कितनी पुरानी थ्योरी है, ठीक है। तो हाइगन ने, जानते हो, ये कल्पना किया कि एक सर्वव्यापी कोई माध्यम है। अब आप पूछोगे माध्यम की कल्पना क्यों की, क्योंकि अब जानते हो उस समय हाइगन की जानकारी में यही था कि तरंग के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाइगन ने क्या किया, एक सर्वव्यापी माध्यम की उन्होंने कल्पना करी। सर आप पूछोगे सर्वव्यापी का मतलब क्या, सर्वव्यापी का तात्पर्य कि जो सब जगह उपलब्ध हो। और हम आपको समझे खाली धरती की बात नहीं कर रहे हैं, सर्वव्यापी में क्या, पूरे ब्रह्मांड में, होल यूनिवर्स, ठीक है। एक माध्यम की इन्होंने कल्पना की, देखो कल्पना ही तो करना है, ठीक। और इत्तेफाक की बात है उसका नाम इन्होंने ईथर रखा। ये आपका केमिस्ट्री लैब का ईथर नहीं है, इन्होंने अपने टाइम पे उसका नाम ईथर रखा। और जानते हो उन्होंने ये कल्पना की हाइगन ने कि ईथर के अंदर जो इनका काल्पनिक माध्यम है, आपको फिर समझा, केमिस्ट्री लैब वाला ईथर मत समझना वहां पे, ठीक है। एक माध्यम की कल्पना की जिसका नाम इन्होंने ईथर रखा। और इन्होंने मतलब ये कल्पना किया कि तरंग के संचरण के लिए माध्यम में जो जो गुण चाहिए ये सारे गुण ईथर में विद्यमान हैं। जैसे आपको समझाएं, यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए जो फार्मूला होता है, ठीक है, आप जानते हो v दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, प्रत्यास्था, या फिर आप यूं कह सकते हो, प्रत्यास्था का तात्पर्य क्या, प्रत्यास्था गुणांक हम लिख दे चाहे यहाँ पे ये, और बटे घनत्व ये, ठीक। तो इन्होंने कल्पना किया कि जो हमारा सर्वव्यापी माध्यम है, सब जगह उपलब्ध है, सर्वत्र उपलब्ध है, यहां तक कि जानते हो हमारे आपके शरीर के अंदर भी उपलब्ध है। आपको फिर समझाएं, इन्होंने कल्पना की थी हाइगन ने, ठीक। किसी भी, आप जानते हो खाली धरती की बात नहीं, कहीं भी दूसरे ग्रह पे जाओ, कहीं भी जाओ, 2 ग्रहों के बीच में, सूरज धरती के बीच में, ये सर्वव्यापी माध्यम सब जगह उपलब्ध है, ठीक है। इन्होंने कल्पना करी, ठीक, और जिसका नाम क्या दिया, ईथर। और इन्होंने माना अपनी तरफ से कि जो हमारा सर्वव्यापी माध्यम जिसकी हमने कल्पना करी है, इसमें तरंग संचरण के सारे गुण विद्यमान है, उपलब्ध है। जैसे आप जानते हो किसी माध्यम में तरंग की चाल का जो फार्मूला होता है v बराबर अंडर रूट प्रत्यास्था गुणांक बटा घनत्व। तो इन्होंने माना कि जो ईथर है उसका प्रत्यास्था गुणांक ज्यादा होता है, उसमें प्रत्यास्था ज्यादा पाई जाती है, घनत्व उसका कम पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उस माध्यम में
तरंगे संचरित होती हैं। जब किसी तरंग स्रोत से या प्रकाश स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो चूंकि सर्वव्यापी माध्यम इनका जो ईथर है पूरे ब्रह्मांड में सब जगह विद्यमान है और उसमें तरंग संचलन के सारे गुण पाए जाते हैं, और जब सारे गुण पाए जाते हैं तो तरंगे आपका बिल्कुल सीधी रेखा में हर तरफ चलती रहती, तरंगों के रूप में चलती है। ये इनका सिद्धांत था, हाइगन का तरंग सिद्धांत। अच्छा, उसी के बाद फिर उन्होंने हाइगन ने और उसको क्लियर करने के लिए अपना एक सिद्धांत और दिया जिसको बोलते हैं हाइगन के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। ठीक, तो हाइगन के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत में आपको क्या पढ़ना है, तो उसके पहले आपको समझा, आपने हेडिंग डाला होगा शायद ये हाइगन का तरंग सिद्धांत, तो उसमें सिर्फ आपको इतना लिखना है, या कहो तुम थोड़ा सा स्पीड में, ज्यादा स्पीड नहीं बोलना, अगर आप लिख पाओ तो आप लिखना है यहाँ पे। हाइगन ने अपने तरंग सिद्धांत में क्या माना, आप देखना। हाइगन ने माना कि एक माध्यम की इन्होंने कल्पना करी, हाइगन ने एक माध्यम की कल्पना की जिसका नाम इन्होंने ईथर रखा, और इन्होंने ये माना कि इनका जो काल्पनिक माध्यम है, मतलब कौन, ईथर, ठीक है, इसमें तरंग संचरण के सारे गुण पाए जाते हैं। तरंग संचरण के लिए माध्यम में प्रत्यास्थता होनी चाहिए, तो उन्होंने माना कि हाँ, हमारा जो काल्पनिक माध्यम ईथर है इसमें प्रत्यास्थता का गुण है। तरंग संचरण के लिए माध्यम का घनत्व कम होना चाहिए, इन्होंने माना कि जो हमारा काल्पनिक माध्यम है ईथर, इसका घनत्व कम है। ठीक है, माध्यम में जड़त्व का गुण होना चाहिए, इनर्शिया का, इन्होंने माना कि हमारे माध्यम में इनर्शिया का भी गुण है। ठीक, अच्छा, उसके बाद इन्होंने माना कि जब किसी प्रकाश स्रोत से, चूंकि प्रकाश की व्याख्या करो ना, प्रकाश तरंगे निकलती हैं तो प्रकाश तरंगे सीधी रेखा में, बिल्कुल सीधी रेखा में चलती चली जाती हैं, क्योंकि माध्यम सर्वव्यापी हमारा सब जगह उपलब्ध है, तो जहां जहां जा सकती होंगी बिल्कुल सीधी रेखा में जाएंगे। यही इनका तरंग सिद्धांत था हाइगन का। अच्छा, उसके बाद फिर हाइगन ने प्रकाश की और ज्यादा व्याख्या करने के लिए उन्होंने अपना तरंग सिद्धांत के बाद जो है इन्होंने एक सिद्धांत और दिया जिसको हम बोलते हैं हाइगन के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। ठीक है, और उसमें इन्होंने 3 परिकल्पनाएं की, उन परिकल्पनाओं का हम जिक्र करेंगे। तो अगर हो सके तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालना आप यहाँ पे, जैसे हाइगन का तरंग सिद्धांत आपने पढ़ लिया होगा। हाइगन के तरंग सिद्धांत में कुछ भी खास नहीं, बस इतना कि हाइगन के टाइम में मालूम था तरंग चलने के लिए माध्यम चाहिए, तो हाइगन ने एक सर्वव्यापी माध्यम की कल्पना कर ली जिसका नाम इन्होंने ईथर रखा, जिसमें तरंग संचरण के सारे गुण पाए जाते हैं, प्रत्यास्था पाई जाती है, जड़त्व का गुण पाया जाता है, घनत्व कम होना चाहिए, इनमें फार्मूला लिखा था इनके सर्वव्यापी माध्यम का घनत्व क्या, कम है। और जब कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगे निकलती हैं, तरंगे क्योंकि तरंग बोल रहे थे ना, ठीक है, तो तरंगे माध्यम में सभी दिशाओं में सीधी रेखा में चलती रहती, ये इनका हाइगन का तरंग सिद्धांत है। और ये इन्होंने माना कि इनके माध्यम में तरंगे चलती हैं, उसकी चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये शुभम का कमेंट हमको दिख रहा है कि अगर कोई प्रैक्टिकल अगर हो तो उसको मतलब भी दिखा दिया कर, जैसे शॉर्ट में आप दिखाते हैं, हम निश्चित रूप से दिखाएंगे। फिलहाल अभी जितनी बातें बोल रहे हैं ये खाली प्रकाश की हिस्ट्री चल रही थी, तो यहाँ पे आवश्यकता है, लेकिन जहाँ आवश्यकता होगी हम दिखाएंगे, आपको निश्चित रूप से दिखाएंगे। ठीक, और फर्स्ट डे भी था, तुमने कहा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, आपका बेस आपका मजबूत रहे, खाली बेस मजबूत कर रहे हैं भैया आपका। ठीक, अब इसके बाद चलते फिर हाइगन के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, आप देखना। एक मिनट, और हमारी कोशिश होगी नोट्स भी बहुत जल्दी से जल्दी आपको उपलब्ध कराएंगे। आप देखो, इसके बाद फिर हाइगन के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। हम्म, ठीक, कुछ लोगों का कमेंट है कि नोट्स कहाँ मिलेगा, तो अभी तो नहीं, 3-4 लेक्चर जरा हमारा निपट जाए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक, अब आप देखना हाइगन के द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में हाइगन ने, जानते हो, 3 परिकल्पनाएं की। वो परिकल्पना क्या है वो आप पढ़ने जा रहे हो। ठीक, तो 3 में सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं इनकी प्रथम परिकल्पना। ठीक, प्रथम परिकल्पना, और प्रथम परिकल्पना में जानते हो एक टर्म है, उसका नाम ले लें यहाँ पे, तरंगाग्र, जिसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। ठीक, प्रथम परिकल्पना में इन्होंने तरंगाग्र को डिफाइन किया, वेव फ्रंट को डिफाइन किया। पहले हम समझाएं आपको वेव फ्रंट होता क्या चीज है। ठीक है, पहले समझाते हैं, उसके बाद डेफिनेशन पे चलते हैं। देखो, वेव फ्रंट को समझने के लिए छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताते हैं। तालाब के किनारे से आप सभी लोग गुजरे होंगे, और आप जानते हो तालाब का जल क्या बिल्कुल शांत अवस्था में होता है। अगर आपसे पूछे नदी और तालाब में क्या अंतर है, तो जो भी अंतर आप समझते हो फिलहाल हम बोलने जा रहे हैं। देखो, तालाब में चारों तरफ से बाउंड्री होती है, और नदी में केवल 2 तरफ बाउंड्री होती है, चारों तरफ से नहीं होती है, क्योंकि नदी का पानी को लगातार क्या प्रवाहित होना है,
एक तरफ से आएगा, उधर से इधर से आया उधर बहेगा, तो नदी में केवल दो ही तरफ बाउंड्री मिलेगी, तालाब में चारों तरफ बाउंड्री मिलेगी। हम नदी की बात नहीं कर रहे, हम तालाब की बात कर रहे हैं। ठीक, मान लो कोई तालाब है, उसका जल बिल्कुल शांत अवस्था में है। ठीक, बगल से आप गुजर रहे थे, बच्चों की आदत होती है छेड़छाड़ की। मान लो कोई ईंटा पत्थर आपने लिया, उठा के तालाब में आपने फेंक दिया। आप जा रहे हो अपने रास्ते, आपसे कोई मतलब नहीं था, बस बच्चों की आदत होती छेड़छाड़ की, कुछ ना कुछ खुराफात करने की, उसी खुराफात के रूप में ही आप गुजर रहे थे, बगल से ईंटा पत्थर लिया, उठा के तालाब में आपने फेंक दिया। अब सुनो, उधर पलट पलट के आप देख रहे हो क्या हो रहा है। तो जहां पत्थर का टुकड़ा गिरा, वहां के पानी को आपने क्या किया, डिस्टर्ब किया। टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम बोले हिंदी में, तो उसको हम बोले कि वहां पे आपने क्या विक्षोभ पैदा किया। विक्षोभ मतलब क्या, डिस्टर्बेंस, वहां के पानी को आपने क्या डिस्टर्ब किया। अब ये विक्षोभ मतलब डिस्टर्बेंस पूरे तालाब में तरंगों के रूप में चलना शुरू कर देता। मान लो पत्थर का टुकड़ा यहाँ पे गिरा, तो अगर यहाँ पे गिरा तो यहीं से लहरें ऐसे उठी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस प्रकार करते करते पूरे तालाब में चारों तरफ फैल जाते हैं। और आपको बताएं, जैसे ऐसे उठी तो इसको हम क्या बोलते हैं, श्रृंग। नीचे गई इसको क्या बोलते हैं, गर्त। श्रृंग, गर्त, श्रृंग, गर्त, इस प्रकार से। देखो श्रृंग गर्त क्या होता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब फिलहाल यहाँ देखना, पत्थर का टुकड़ा यहाँ पे गिरा, तो जहां गिरा यहीं से इस प्रकार से लहरें ऐसे यहाँ से उठ के ऊपर गई, श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त, इस प्रकार से चारों तरफ गोलाई में आपका लगातार फैलना शुरू हो जाती है। आप यूं कैसे, तो पूरे तालाब में लहरें उठना शुरू हो जाती है, पूरे तालाब में तरंगे चलना शुरू कर देती हैं। अब आपको बताएं, दो क्रमागत श्रृंगों, देखो श्रृंग किसे कहते हो, जहां पे जल उठा, और गर्त किसे कहते हो, जहां पे नीचे गिरा। फिर जहां पे उठा श्रृंग, फिर नीचे गर्त, श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त, लगातार एकांतर क्रम में लगातार मिलती जाएंगी। जैसे पत्थर का टुकड़ा अगर यहाँ गिरा, यहां से ये क्या मिला, श्रृंग, तो फिर यहाँ पे क्या, गर्त, फिर श्रृंग, फिर गर्त, फिर श्रृंग, फिर गर्त, फिर श्रृंग, फिर गर्त, एकांतर क्रम में लगातार मिलती जाएंगी। और आपको बताएं, दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी सदैव तरंगदैर्घ्य लैम्डा के बराबर होती है। दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी सदैव तरंगदैर्घ्य लैम्डा के बराबर होती है। और दो क्रमागत श्रृंगों के बीच में एक गर्त जरूर मिलेगा, और दो गर्तों के बीच में एक श्रृंग जरूर मिलेगा। ठीक, आप यूं कह सकते हो, दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी कितना, लैम्डा। दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी कितना, लैम्डा। और एक श्रृंग उसके तुरंत बाद के गर्त के बीच की दूरी कितनी, λ/2। क्योंकि आप जानते हो दो श्रृंगों के बीच की लैम्डा, बीच में एक तो गर्त है, तो श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी कितनी, λ/2 हो जाएगी। ठीक, अब हम आपको तरंगाग्र समझा रहे थे, डेफिनेशन बाद में देंगे, पहले उसको आप समझो, फील करो उसको, पहले उसकी फीलिंग करो, फिर परिभाषा खुद ही निकल आएगी, आप खुद ही परिभाषा निकाल लोगे। हम तालाब की बात कर रहे थे, तालाब के बगल से आप गुजर रहे थे, कोई ईंटा पत्थर आपने लिया, ठीक है, तालाब में आपने फेंक दिया, जहां पे पत्थर का टुकड़ा गिरा वहां के पानी को आपने क्या डिस्टर्ब किया, और वो डिस्टर्बेंस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विक्षोभ, पूरे तालाब में तरंगों के रूप में ऐसे ऐसे चलना शुरू कर दिया, सभी दिशाओं में चलना शुरू कर दिया। ठीक, अच्छा आप थोड़ा सा इमेजिन करो, भाई कल्पना ही तो करना है। मान लो तालाब के किनारे आपके पास ढेर सारे पाइप रखे हैं, पाइप। अब जो कैसे पाइप, यहाँ पे जैसे आपको समझाएं, कभी बर्तन वाले की दुकान पे अगर आप जाओ, छोटी सी दुकान है, ढेर सारा बर्तन, हम एग्जांपल दें आपको, जैसे हम भगोने की बात करें, मान लो, ठीक है, छोटी सी दुकान है, और जिस साइज का मांगो उस साइज का भगोना रखे होगा। कैसे, एक बड़े साइज का भगोना, उसी के अंदर एक छोटे साइज का भगोना, उसी के अंदर और छोटे साइज का, उसी के अंदर और छोटे और छोटे और छोटे करके बीच में आपका कटोरी गिलास। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप समझ जाओ बेहतर। आप ये मान के चलो, मान लो तालाब के किनारे आपके पास जितने भी संभव साइज के हो सकते हैं, जितने भी संभव डाया, हम खासतौर पर डाया की बात कर रहे हैं, डाया मतलब के व्यास, हमको लंबाई से ज्यादा मतलब नहीं है, लंबाई 1 मीटर 2 मीटर होगा चलेगा, हम व्यास की बात करें। मान लो तालाब के किनारे आपके पास, और जितने भी संभव डाया, डाया मीन्स व्यास के हो सकते हैं, खोखले पाइप आपके पास रखे हैं। ठीक, अब आपने क्या किया, पत्थर का टुकड़ा डाला, पूरे उसमें लहरें लगातार चल रही, सिंगर सिंगर चारों तरफ बन रहा है। अगर आपसे कहें कि बेटा आपको क्या पसंद है, श्रृंग पसंद है या गर्त पसंद है, तो कुछ भी आपने कहा, अक्सर बच्चे श्रृंग ही कहते हैं, उठा रहे थे ना ऊपर, ठीक है, तो मान लो आपने कहा सर हमको श्रृंग पसंद है, तो हमने एक आपको जिम्मेदारी सौंपी, हमने कहा बेटा एक काम करो, जितने भी श्रृंग तुमको दिखाई दे रहे हैं उनका जो डाया है, उस डाया का पाइप उठा उठा के हर श्रृंग पे ले जाके सेट कर दो। आपको फिर समझाएं, प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, कल्पना करना है। ठीक, तो मान लो किसी, अच्छा और एक बात और सुनो, और जितने भी आपका पाइप ले जाके सेट करोगे सारे श्रृंगों पे, सब पे एक साथ सेट करना है, कल्पना ही तो करना है, करो ना कल्पना। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में, अच्छा हमने कंडीशन और लगाई कि सारे पाइप जितने भी हैं सबको उनका जो साइज है श्रृंग का, जैसे आपको समझाएं, यहाँ पत्थर का टुकड़ा गिरा, एक श्रृंग पहला मिला तो इसका डाया यही तो हुआ, तो एक पाइप लाके यहाँ फिट कर दिया। ठीक, फिर गर्त के बाद अगला श्रृंग ये मिला, तो अगर ये मिला, ठीक, तो उसका डाया इतना तो हुआ, अगला लाके पाइप अपने यहाँ फिट कर दिया। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे गर्त के बाद फिर अगला श्रृंग ये मिला, इतना मिला, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है तो डाया कहलाएगी, इस डाया का पाइप लाके अपने यहाँ फिट कर दिया। तो आपको करना क्या है, सारे पाइप को एक साथ फिट करना है, नंबर एक बात,
और इस प्रकार फिट करना है कि सारे पाइप का जो सेंटर या जो एक्सिस हो वो उसी जगह पे हो जहां पत्थर का टुकड़ा गिरा था। जैसे यहाँ पत्थर का टुकड़ा गिरा, ऐसे स्ट्रिंग, तो एक आपने पाइप यहाँ पे फिट कर दिया, फिर गर्त के बाद अगला स्ट्रिंग, तो एक पाइप आपने यहाँ पे ऐसे फिट कर दिया, ऐसे। ठीक है, सारे पाइप को आप सेट कर दो, जितने भी स्ट्रिंग दिखाई पड़े हर स्ट्रिंग पे हर स्ट्रिंग पे जो उसका डाया है, व्यास है, उसी व्यास का एक एक पाइप आप सेट कर दो, और सारे पाइप का एक्सिस या सेंटर वही बिंदु है जहां पे पत्थर का टुकड़ा गिरा था। तो ऐसी कंडीशन में ये जो पाइप है, इसी पाइप को आप क्या बोलोगे? तरंगाग्र, वेव फ्रंट। देखो, तरंग को हम सामने से देखें किस प्रकार दिखेगा, फ्रंट इसका नाम है। ठीक है, तरंग को ठीक सामने से देखने पे किस प्रकार फीलिंग हो रही है, वही आपका क्या कहलाएगा? तरंगाग्र। ठीक। अच्छा, फिर आपको जानकारी दें, ये जो आपने पाइप रखा, जैसे पत्थर का टुकड़ा यहाँ गिरा, ऐसे यहाँ स्ट्रिंग मिला, जितनी दूरी है इतनी दूरी को व्यास मान के एक पाइप आपने रख दिया, उस पाइप को हम क्या बोलेंगे? तरंगाग्र, वेव फ्रंट कहेंगे। तो एक बात आप ध्यान देना, उस पाइप के संपर्क में जो यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल है ये भी स्ट्रिंग पर है, उस पाइप के संपर्क में जो यहाँ का मॉलिक्यूल है वहां पर भी स्ट्रिंग है, यहाँ 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 पर भी स्ट्रिंग है। आप यूं कह सकते हो उस पाइप के संपर्क में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं सब कंपन की समान कला में है, पहली चीज। दूसरी बात आप देखना, भले स्ट्रिंग गर्त ऐसे ऐसे मिले, तरंग तो ऐसे जा रही है, तो तरंग इधर जा रही है और पाइप आप ऐसे रख रहे हो, यानी कि आप यूं कहोगे तरंगाग्र हमेशा तरंग संचरण की दिशा के अवलंबित होता है। ये बातें हम इसलिए बोल रहे हैं कि इस सब बातों को परिभाषा में लाई जाएंगी। ठीक, तो इन सब बातों को मिलाते हुए अगर तरंगाग्र की परिभाषा बोली जाए तो आप यूं कह सकते हो जब किसी माध्यम में कोई तरंग संचरित होती है, ठीक है, तो पहली बात तो आप जानते हो जब तरंग संचरित होगी माध्यम के कण अपने स्थान पर रहकर क्या करेंगे? कंपन करेंगे, नंबर एक बात। ठीक है, अब रही बात तरंगाग्र के बारे में, जानते हो तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत, तरंग संचरण की दिशा के अवलंबवत माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण सदैव कंपन की समान कला में हो, उसको हम क्या बोलते हैं? तरंगाग्र, या उसको हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। ये हमने तरंगाग्र की परिभाषा आपको दी, आपको समझें। जैसे इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, आप देखना हम तरंगाग्र की बात कर रहे हैं इस समय। ठीक, तरंगाग्र जिसको आप क्या कहते हो? वेव फ्रंट। ठीक, और आपको फिर समझाएं, ये जो तरंगाग्र है ये जानते हो हाइगन के द्वितीयक तरंगिका का जो सिद्धांत है उसकी प्रथम परिकल्पना है। प्रथम परिकल्पना में इन्होंने हाइगन ने तरंगाग्र को ही डिफाइन किया है। तो तरंगा की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी तो आप यूं लिख सकते हो कि तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत, ठीक है, तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत स्थित माध्यम का वह पृष्ठ या वह काल्पनिक पृष्ठ, हम कल्पना करते हैं, ठीक है, जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण सदैव कंपन की समान कला में हो, तो उस काल्पनिक पृष्ठ को या उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। ये तरंगा की डेफिनेशन हो गई, और न्यूटन और हाइगन के द्वितीय तरंग का सिद्धांत की ये प्रथम परिकल्पना है। अभी हम तरंगाग्र को थोड़ा और डिफाइन करेंगे। जानते हो ये तरंगाग्र मुख्यतः, ठीक, इनिशियल स्टेज में अगर कहें तो दो प्रकार का, एक आपका गोलाकार तरंगाग्र और दूसरा बेलनाकार तरंगाग्र। अब आप पूछोगे कब गोलाकार कब बेलनाकार, तो आपको समझाएं, जो हमारा तरंग स्रोत है, जो तरंग उत्पन्न कर रहा है, अगर वो एक पॉइंट के रूप में है, बिंदु के रूप में है, ठीक, तो जो तरंगाग्र हमको मिलेगा वो गोलाकार मिलेगा। और जो हमारा स्रोत है अगर वो किसी लाइन के रूप में, एक रेखा के रूप में है, तो उसके चारों जो तरंगाग्र मिलेगा वो बेलनाकार मिलेगा। जैसे आपको समझाएं, मान लो जो हमारा तरंग स्रोत है किसी माध्यम में है, तरंग स्रोत तरंगे उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, तो जैसे आप ध्यान देना, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट के रूप में है तरंग स्रोत है ये, ठीक, तो इससे तरंगे निकली तो सब तरफ जाएंगी, पॉइंट के रूप में है ना, इधर भी जाएगी, उधर भी जाएगी, उधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी। तो जैसे आपको समझाने के लिए आपको बताएं, जैसे आप देखना यहाँ पे स्रोत है, ठीक है, मान लो आप यहाँ पे एक बित्ते की दूरी पे, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे स्ट्रिंग मिला, तो आप जानते हैं एक बित्ते की दूरी पे यहाँ पर भी क्या मिलेगा? स्ट्रिंग। यहाँ से एक बित्ते की दूरी पे यहाँ भी क्या मिलेगा? स्ट्रिंग। यहाँ पर भी क्या मिलेगा? स्ट्रिंग। और यहाँ से एक बित्ते की दूरी ऊपर भी क्या मिलेगा? स्ट्रिंग। और नीचे भी क्या मिलेगा? स्ट्रिंग। तो आप यूं कह सकते हो, अगर हम इस पॉइंट को सेंटर माने, ठीक है, और एक बित्ते की दूरी को हम रेडियस मान लें, और रेडियस मानते हुए किसी गोले की कल्पना कर लें, ठीक, ध्यान देना उस गोले के सेंटर पे है हमारा स्रोत, पॉइंट के रूप में बिंदु स्रोत है, ठीक है, तो उस गोले के संपर्क में जितने भी पॉइंट होंगे, बिंदु होंगे, सबके सब स्ट्रिंग में होंगे कि नहीं होंगे? तो सबके सब कंपन की समान कला में होंगे कि नहीं? ठीक, और उसी गोले को फिर आप क्या बोलोगे? आप यहाँ पे तरंगाग्र कहोगे, गोलाकार है, गोलाकार तरंगाग्र। तो आप यूं कह सकते हो कि अगर तरंग स्रोत हमारा एक पॉइंट के रूप में, बिंदु के रूप में है, तो जो तरंगाग्र हमको मिलेगा वो गोलाकार तरंगाग्र मिलेगा। अच्छा, वहीं पे जो हमारा स्रोत है, तरंग स्रोत जो तरंग उत्पन्न कर रहा है माध्यम में, अगर वो एक रेखा के रूप में है, एक लाइन के रूप में है, जैसे आपको समझाएं,
जैसे मान लो कोई स्रोत है हमारा, ठीक है, जैसे आपने जानते हो म्यूजिक सिस्टम, आपका आजकल लगभग टावर वाले म्यूजिक सिस्टम भी आते हैं, समझाने के लिए खाली हम एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। तो मान लो उतना मोटा चौड़ा तो नहीं, लेकिन पतला बारीक रूप में, आप खाली सुनो, मान लो ऊपर से नीचे तक इस प्रकार से कोई हमारा, जैसे आप देखना, ये मान लो एक हमारी पेन है, ठीक है, मान लो इतनी लंबाई का लंबाई में, ठीक है, कोई स्रोत है, ये सभी दिशाओं में तरंग उत्पन्न कर रहा है, ठीक। तो जैसे आप जानते हो इधर भी उत्पन्न करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, ठीक। अब देखना, मान लो एक बित्ते की दूरी पे यहाँ पे हमको स्ट्रिंग मिला, तो यहाँ पर भी एक बित्ते की दूरी पे क्या मिलेगा, स्ट्रिंग। यहाँ पर भी एक बित्ते की दूरी पे क्या मिलेगा, स्ट्रिंग। यहाँ पर भी क्या मिलेगा, स्ट्रिंग। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम एक बेलन की कल्पना कर लें, सिलेंडर, हालो सिलेंडर जिसको खोखला बेलन कहते हो, उसकी कल्पना कर लें और उसकी त्रिज्या कितनी, एक बित्ते की मान लें, ठीक है। अच्छा, और इस प्रकार कल्पना करें कि बेलन का जो एक्सिस है, अक्ष, वो हमारा इसी कलम पर हो। तो ऐसी कंडीशन में वो जो बेलन होगा, उसके संपर्क में जो भी माध्यम के कण होंगे, सब के सब कंपन की समान कला में होंगे। मतलब एक बित्ते की दूरी पे यहाँ पे बेलन का जो हिस्सा है, यहाँ पे माध्यम के कण क्या स्ट्रिंग की दशा में है, तो एक बित्ते की दूरी पे यहाँ पे जो बेलन के पार्टिकल, जो आपका वहाँ पर उसका सरफेस है, उसके संपर्क में जो माध्यम के कण होंगे वो भी कहाँ, स्ट्रिंग की दशा में होंगे, यहाँ पर भी स्ट्रिंग। तो आप यूँ कह सकते हो ऐसी कंडीशन में वो जो बेलन है वो हमारा तरंगाग्र कहलाएगा, वो बेलनाकार तरंगाग्र है, उसके संपर्क में जितने भी माध्यम के कण है, सब के सब कंपन की क्या समान कला में है, ठीक। और ये इस प्रकार का तरंगाग्र क्या कहलाएगा, बेलनाकार तरंगाग्र कहलाएगा, ठीक। इसके अलावा और भी तरंगाग्र होता है, अभी हम नाम नहीं ले रहे हैं, पहले तो इन दोनों तरंगाग्रों का डायग्राम बना के आपको दिखाएं कैसे क्या बन सकता है। आप देखना ध्यान से थोड़ा सा हम स्पेस बनाते हैं ताकि बेहतर आप समझ पाओ। देखना, और साथ में जानते हो तरंगा को बनाने का तरीका भी आपको सिखाने जा रहे हैं, कैसे बनाया जाएगा। हम यहाँ पे देखना, एक लाइन हमने इधर खींचा ऐसे, एक लाइन हमने इधर खींचा ऐसे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक लाइन, और उसके बाद फिर ये एक लाइन ऐसे, ये, ठीक। कुछ नंबरिंग कर दें आपको ताकि समझने में आसानी हो जाए आपका। यहाँ पे जानते हो क्या करेंगे, इसका नाम 1, ठीक, इसका नाम 2, ठीक, इसका नाम 3 और इसका नाम 4। आप पूछोगे ये सब क्या करा रहे हैं, 1 2 3 4। आपको समझे डायग्राम बनाने में आसानी हो जाएगी, तरीका आपको सिखा रहे हैं डायग्राम बनाने का। अब आप सुनो, ये हमारा स्रोत है, सोर्स, और कैसा, बिंदु स्रोत है, पॉइंट के रूप में है। आप जानते हो जो तरंगाग्र होगा, अभी हमने आपको समझाया, अगर हमारा स्रोत एक पॉइंट के रूप में, बिंदु के रूप में है, तो निश्चित रूप से तरंगाग्र कैसा होगा, गोलाकार तरंगाग्र होगा, ठीक। कैसे बनाए डायग्राम, आप देखना, जैसे पहला तरंगाग्र, आप देखो इससे स्रोत से निकला, ठीक है, और जो इसका जो निकटस्थ, जो आपका सबसे नजदीक वाला तरंगाग्र है, हम उसका डायग्राम बना के आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देखना, आप एक काम करो, नंबर 1 से नंबर 2 को मिलाओ, है ना, 1 2 3 4। अरे याद करने में भी आसानी, बाहर से भीतर, बाहर से भीतर, 1 2 बाहर से भीतर, 3 4 बाहर से भीतर, ठीक है। तो 1 से आपने क्या 2 को मिलाया, अब 2 के बाद आप यहाँ पे क्या 3 को मिलाओ, ठीक, और 3 के बाद फिर 4 को मिलाओ उसी स्टाइल में ऐसे, और 4 को फिर आप यहाँ पे मिलाओ ऐसे, ये, ठीक, एक तरंगाग्र बन गया। अब अगला तरंगाग्र, तो जितनी ये डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस पे आप यहाँ पे आओ, फिर 1 को 2 से मिलाओ, 2 को 3 से मिलाओ, 3 को 4 से मिलाओ, और 4 को फिर 1 से मिलाओ। चलो अगला तरंगाग्र, फिर अगला, जितनी गैपिंग हो उतना अंदाज के फिर आप आगे बढ़ो, 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, और 4 को 1 से, ये अगला तरंगाग्र, ठीक। अगला इसके बाद फिर जितनी गैपिंग आप आगे बढ़ो, 1 को 2 से, 2 को सीधे 3 से, और 3 को 4 से, और 4 को फिर 1 से, ये अगला तरंगाग्र हो गया। जितना जो उतना बनाते चले जाओ, जितना आपके पास फुर्सत हो, कॉपी में जगह हो। चलो स्पेस यहाँ पे मिल रहा है, हमको एक और दिखाते हैं आपको, जितनी गैपिंग उतनी गैपिंग पे आगे बढ़ो। ये लो, 1 को 2 से, फिर 2 को 3 से, 3 को 4 से, और फिर 4 को ये 1 से, ये अगला तरंगाग्र हो गया, ठीक। ये सब जितना बनाइए, ये सब क्या तरंगाग्र है, ये सब तो क्या तरंगाग्र है, ध्यान देना। और कैसा, गोलाकार तरंगाग्र। आप पूछोगे गोलाकार कैसे हो गया, आप ध्यान से देखना, सेंटर इसको मानो, और ये मान के चलो कोई गोला था ये, ठीक, और गोला पूरा गोला नहीं दिखा रहे हैं, गोले का इतना हिस्सा दिखा रहे हैं, बाकी हमने छोड़ दिया। उसी प्रकार यहाँ पे आओ, सेंटर इसको मानो, ये गोला है, खोखला गोला है, बाकी पोर्शन छोड़ दिया, इतना पोर्शन हम दिखा रहे हैं। आप इनको मानो यहाँ पे ये, ठीक, सेंटर ये हो गया, ये पूरा यहाँ पे क्या गोला है, ठीक है, बाकी पोर्शन छोड़ दिया, इतना पोर्शन हम दिखा रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सब क्या तरंगाग्र कहलाएगा, और गोलाकार तरंगाग्र कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये सब के सब गोले का हिस्सा है, और गोले का सेंटर कहाँ पे, ये जो हमारा स्रोत है, किस रूप में, एक पॉइंट के रूप में है। अच्छा, साथ ही साथ आप देखना, जानते हो
ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे तरंग संचरण की दिशा पहले, अभी हमने डेफिनेशन में भी आपको समझाया कि तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के अवलंबित होता है। आप जानते हो तरंग संचरण की दिशा यही तो है, ये 1 2 3 4, जब बीच से हम करके दिखाएं, आप सुनो, यहाँ से तरंग ऐसे निकली, ये पहुंची, फिर यहाँ से निकल के ये पहुंची, फिर यहाँ से निकल के ये पहुंची, यहाँ से निकल के ये जा रही है, यहाँ से निकल के ये जा रही है, और यहाँ से निकल के ये जा रही सीधे ऐसे, ठीक है। ये आपका तरंग सीधे से निकल के चली गई, ठीक, इधर की तरफ। तो आप खुद यहाँ देखना, ये क्या है, तरंग संचरण की दिशा है जो कि तरंगाग्र के क्या ठीक अवलंबित है, या इसका उल्टा भी आप बोल सकते हो, तरंगाग्र क्या है, तरंग संचरण की दिशा के अवलंबित है। अच्छा, अभी हमने आपको समझाया कि जैसे आपको अगर सिंह पसंद है, सारे सिंगों पे पाइप रख दो, गर्त पसंद है, सारे गर्तों पे आप पाइप रख दो, तो निश्चित रूप से दो क्रमागत समान प्रकार के दो क्रमागत तरंगाग्रों के बीच की दूरी सदैव नियत होगी, और ये दूरी क्या होगी, तरंगदैर्घ्य लैम्डा के बराबर होगी। आप यूं कह सकते हो यहाँ पे, आप देखना, ठीक, कि जैसे ये तरंगाग्र बीच की दूरी कितनी, लैम्डा, ठीक। उसी प्रकार ये तरंगाग्र ये बीच की दूरी कितनी, लैम्डा, बीच की दूरी कितनी, लैम्डा, बीच की दूरी कितना, लैम्डा। आप यूं कह सकते हो समान प्रकृति के दो तरंगाग्रों के बीच की दूरी सदैव तरंगदैर्घ्य लैम्डा के बराबर होती है। ये स्रोत हमारा क्या, बिंदु स्रोत हो गया। अब अभी हमने आपका जिक्र किया था कि तरंगाग्र बेलनाकार भी होता है, इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। ये डायग्राम बनाने का तरीका भी हमने आपको सिखाया। चलो बना हुआ साइड में आपको समझाते हैं, बेलनाकार तरंगाग्र कैसे बनाएंगे उसका भी तरीका आप सीखना पहले, ठीक। तो दिखाते हैं, आप देखना, एक लाइन हमने ऐसे सीधे खींचा, ठीक, एक लाइन यहाँ पे नीचे ऐसे, ये, ठीक, थोड़ा गैपिंग बढ़ा के एक लाइन हमने यहाँ पे खींचा, ये, और जितनी गैपिंग यहाँ पे उतनी गैपिंग अंदाजते हुए, कोई नापना नहीं है, ठीक है, हमने ये खींच दिया ऐसे, ठीक। फिर वही 1 2 3 4 जो हमने तरीका आपको सिखाया, आप देखना 1 2 3 और 4, बाहर से भीतर, बाहर से भीतर। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको आसानी रहे, मान लो आप एग्जाम के टाइम में कहीं बनाना तो आप कंफ्यूज ना करो कि क्रम से मानना 1 2 3 4, ऐसा नहीं है, बाहर से भीतर 1 2, फिर यहाँ बाहर से भीतर 3 4। अब बेलनाकार कैसे बने, तरीका आपको सिखाएं। आप एक काम करो, यहाँ पे 1 से आप 2 पे आए, ठीक, आप देखना, थोड़ा सा कलर चेंज कर दें ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। आप देखना 1 से आप 2 पे आए, ठीक, अब 2 के बाद आप नीचे कहाँ, 3 पे आओ। देखना 1 से 2 पे आए और 2 के बाद कहाँ, 3 पे, और 3 के बाद फिर 4 पे, लेकिन डिजाइन वही, स्टाइल इस टाइप की। आप देखना जैसे ना अंदाज मारो कि इसकी सिधाई कहाँ पड़ेगी, तो यहां से हम ये आ गए, ये, ठीक। और उसके बाद फिर आपका देखो 1 से 2 पे आए, 2 से कहाँ, 3 पे आए, और 3 के बाद कहाँ गए, 4 पे। जिस प्रकार से ये कर्व है, कोशिश किया लगभग वही कर्व यहां पर भी बने, और ऊपर से लाके हमने ये मिला दिया ऐसे, ये, ठीक, एक तरंगाग्र बन गया बेलनाकार। आप इमेजिन करो बेलन होगा, बाकी हिस्सा छोड़ दिया, बेलन का एक हिस्सा हमने काट के यहाँ पे लिया हुआ है। अच्छा, फिर कुछ गैपिंग लो यहाँ पे ऐसे, अगली 1 से 2 पे, 2 के बाद 3 पे, 3 के बाद फिर 4 पे, और 4 के बाद फिर 1 पे, ठीक। उसी प्रकार जितनी गैपिंग है उतनी गैपिंग पे आगे बढ़ो, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 के बाद 4 पे, और 4 के बाद 1 पे, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे 1 से 2 पे, 2 के बाद 3 पे, 3 के बाद 4 पे, और 4 के बाद यहाँ पे 1 पे, ठीक। तो आपको जैसे लग रहा होगा कि जैसे कोई पतला बेलन और चौड़ा बेलन और चौड़ा इस प्रकार से, ठीक है, बेलन है। अब पूरा बेलन नहीं दिखाया जा रहा है, बाकी हिस्सा काट के अलग कर दिया गया, बेलन का कुछ हिस्सा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और आप यूं कह सकते हो यहाँ पर कि तरंग संचरण की दिशा, जैसे यहाँ से तरंग ऐसे गई, ठीक, फिर यहाँ से निकल के ये पहुंची, फिर यहाँ से निकल के आपका ये पहुंची, यहाँ से निकल के ये पहुंची, और यहाँ से निकल के बाहर गई, तरंग संचरण की दिशा इधर हो गई, ये तरंग इधर की तरफ गई, और जितने भी तरंगाग्र हैं यहाँ पे सबके सब क्या कहलाएंगे, बेलनाकार तरंगाग्र। और यहाँ पर भी आप जानते हो बीच की डिस्टेंस हमने क्या बराबर करवाई है, तो ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हो ये लैम्डा, ये लैम्डा, ये लैम्डा, समान प्रकृति के तरंगाग्र हैं, बेलनाकार तरंगाग्र हैं, समान प्रकृति के दो बेलनाकार तरंगाग्रों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य लैम्डा के बराबर हो गई, ठीक। और आप देख रहे हो जो तरंगाग्र है तरंग संचरण की दिशा के अब लंबवत है। तो इस प्रकार से दो तरंगाग्र आपने देखा है यहाँ पे, ठीक है, वेव फ्रंट है।
और यहाँ पे जैसे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि एक बार गोलाकार फिर से समझा दीजिए, तो आपको समझाया बेटा इसमें। अब देखो यहाँ पे जो स्रोत हमारा है, तरंग स्रोत, वो एक पॉइंट के रूप में, बिंदु के रूप में है, ठीक। तो इससे जब तरंगे निकलेंगी तो इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सब तरफ जाएंगी ना, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में जैसे हमने अभी आपको समझाया था, मान लो यहाँ से केवल समझाने के लिए हम थोड़ा सा कहीं अलग कोई मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, मान लो अपने हाथ को हमने इस प्रकार इशारा किया यहाँ पे, मान लो एक बित्ता आपका हो गया यहाँ पे, ठीक। आप सुनो, यहाँ से एक बित्ते की दूरी पे अगर यहाँ पे स्ट्रिंग मिला तो एक बित्ते की दूरी पे यहाँ पर भी स्ट्रिंग मिलेगा, यहाँ पर भी स्ट्रिंग मिलेगा, यहाँ पर भी स्ट्रिंग मिलेगा। तो अगर इसको हम सेंटर मान लें और एक गोले की कल्पना करें जिसका रेडियस क्या हो, एक बित्ते की दूरी हो, ठीक है, तो वो गोला हमारा क्या कहलाएगा, तरंगाग्र, पहली बात। और आप जानते हो गोले के संपर्क में जितने भी माध्यम के कण होंगे सब के सब किस अवस्था में होंगे, स्ट्रिंग की अवस्था में होंगे, यानी कि आप यूं कह सकते हो कंपन की समान कला में होंगे। और साथ ही साथ आप देखना, तरंग हमारा रेड कलर से हमने दिखाया इधर जा रहा है। तो इन सारी बातों को मिलाते हुए तरंगा की परिभाषा क्या निकाली जाती है कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग संचरित होती है, ठीक है, तो माध्यम में स्थित वह पृष्ठ या तल, जो भी कह लो आप, ठीक है, ठीक है, जो तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबित हो और जिसके संपर्क में जितने भी माध्यम के कण हो सदैव कंपन की समान कला में हो, उसको हम क्या बोलते हैं, तरंगाग्र कहते हैं, ठीक। तो दो प्रकार का तरंगाग्र आपने यहाँ पे देखा, एक गोलाकार तरंगाग्र और एक बेलनाकार तरंगाग्र। कुछ लोगों ने अगर किताब पलटा होगा तो सोच होंगे सर एक तो तरंगाग्र छोड़ रहे हैं। हम छोड़ नहीं रहे हैं, अब उसका नाम लेने जा रहे हैं। जो अगला तरंगाग्र उसको हम बोलते हैं समतलाकार तरंगाग्र। कितने लोगों को पहले से पता था कि एक तरंगाग्र समतलाकार भी होता है, कमेंट में आप लिखो। तो समतलाकार तरंगाग्र में क्या होता है, और आपको यह भी समझाएंगे तरंगाग्र फिर मिलता कहाँ पे, कब कैसे मिलेगा, ठीक है। तो इस स्पेस को अगर हम चाहें, अगर आप चाहो इसका तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। हम डायग्राम हटाते हैं या नेक्स्ट पेज हम लेते हैं, फिर एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले। आइगन के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत जो है उसमें 3 परिकल्पनाएं हैं, जिसमें पहली परिकल्पना तरंगाग्र के बारे में है। हमने हेडिंग भी डलवाया था तरंगाग्र, परिभाषा भी हमने बोली, कई प्रकार से हमने समझाया, और उसी में ही आपका डायग्राम बनेगा। तरंगाग्र की वैरायटी आपको दिखा रहे हैं। ये आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा, गोलाकार तरंगाग्र, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में स्फेरिकल वेवफ्रंट, ठीक। और ये आपका बेलनाकार तरंगाग्र, जिसको आप बोलते हो सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं समतलाकार तरंगाग्र, प्लेन या प्लेनो वेवफ्रंट, ठीक। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आप देखना। फिर उसी प्रकार से जो भी हमने आपको तरीका सिखाया था 1 2 3 4 वाला, आप देखना, ठीक। एक लाइन हमने इधर खींचा ऐसे, एक लाइन हमने इधर खींचा ऐसे, ये, ठीक। फिर गैपिंग स्पेस बढ़ा के एक लाइन इधर, और जितना स्पेस यहाँ पे है अंदाज के, कोई नापना नहीं है, ये इधर हो गया, ठीक। अब आप देखो कैसे प्लेनो कैसे बनाया जाए, आपको दिखाते हैं। आप देखो, अच्छा उसके पहले आपको समझा, फिर वही पुराना तरीका 1 2 3 और 4, ठीक। बाहर से भीतर, बाहर से भीतर। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको डायग्राम बनाने में सुविधा हो जाए, कभी आप कंफ्यूज होते हो, आपको यही याद है जब बाहर से भीतर सर ने बताया था, तो आपका डायग्राम सही बनेगा, ठीक। अच्छा इसके बाद चलो अब आपको दिखाएं कैसे बनेगा। आप एक काम करो, 1 से आप 2 पे आओ, ठीक, आ गए। अब 2 से आप 3 पे आओ, ठीक। अब 3 से 4 पे आओ, तो 4 पे जानते हो इसके मतलब कोई नापना नहीं, निगाह से ही अपना अंदाज ना, इसी के ठीक सामने यहीं पे आना है, ये लो तुम यहां पे आ गए। अब 4 से 1 पे जाओ, ये, ठीक। ये जो बना प्लेनो वेवफ्रंट है, या फिर आप कह सकते हो समतल तरंगाग्र। हम आपको ये भी समझाएंगे कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, ठीक है। पहले इसकी वैरायटी बनाने का तरीका आप सीखो। अच्छा उसके बाद फिर यहाँ पे, यहाँ से कुछ डिस्टेंस ले लो आप, यहाँ पे ऐसे आपको समझाएं, ये लो यहाँ से ये पहुंचे, ठीक। आपको फिर समझा, अपने निगाह से अंदाज के कोई डिस्टेंस हमने लिया, और जानते हो जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस यहाँ पे, उतनी डिस्टेंस यहाँ मेंटेन करना है, ठीक। अब आप यहाँ पे आओ, ये 1 से 2 पे, 2 से कहाँ 3 पे, और 3 के बाद फिर कहाँ 4 पे, और जितनी डिस्टेंस यहाँ पे उतनी डिस्टेंस मेंटेन करनी है, तो फिर उतनी डिस्टेंस कैसे मेंटेन हो, आप देखना। आपको फिर समझाएं, आप देखना यहाँ पे जैसे इतनी डिस्टेंस है, यहाँ पे इतनी डिस्टेंस है, ये
तो यहाँ पर भी उतनी डिस्टेंस है, ठीक। तो यहाँ पर भी तो वही डिस्टेंस होनी चाहिए, तो वो डिस्टेंस तो इसके अंदर आ रही है, आने दो। आप देखना, आप एक काम करो, ये लो, इसको यहाँ पे लाओ ऐसे, ठीक। अब आप बताओ, अगर हम सीधे ऐसे लाते तो सीधे इसके अंदर अगर ये आता है यहाँ पे, तो हम खींच के आपको दिखाते हैं। आप देखना, ये सीधे डॉटेड लाइन से, आप देखो ऐसे यहीं तक आता कि ना आता, ठीक। लेकिन इसको खींचना नहीं है, ठीक, क्योंकि आप जानते हो दिखाई नहीं पड़ेगा ये। एक थोड़ा सा आइडिया आपको दे दें, यहाँ तक आता। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे इस सिरे को इस सिरे से यहाँ पे लाके मिला देते हैं यहाँ पे। तो इस सिरे को जब इस सिरे से आप लाके मिलाते हैं यहाँ पे ऐसे, तो जानते हो ये सिरा यहाँ पे नहीं आएगा, इस पे आके मिलेगा। यहाँ इस जैसे आपको दिखाइए ऐसे, ये, ठीक। लेकिन रियलिटी क्या है, ड्राइंग के नियम के अनुसार ये हमको दिखेगा नहीं, तो जो नहीं दिखेगा उसको नहीं खींचेंगे। आप सुनो, तो तरीका हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखना यहाँ पे, यहाँ से इस प्रकार से ये ध्यान देना। इसको हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे आएगा, ये नीचे यहाँ पे आएगा, सेंटर पे यहाँ पे आके मिलेगा, दिखेगा नहीं, इसलिए हमने दिखाया नहीं, ठीक। अब अगला हमको दिखाना है, तो जितनी डिस्टेंस है अंदाज लो, उतनी डिस्टेंस पे फिर आप इधर आओ, ये, फिर यहाँ से आप नीचे आओ, ये, उसके बाद फिर ये आप जानते हो सीधे यहाँ कहीं आएगा, फिर ऐसे मिलाओ, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे ये ऐसे, आप देख रहे हो ना, 1 से 2, फिर आप देखना जितनी गैपिंग है अंदाजो, 1 से कहाँ, 2 पे, ठीक। 2 से कहाँ पे, 3 पे, ठीक। और 3 से फिर कहाँ पे, 4 पे। तो 4 पे सेंटर पे नहीं आना, इसी की सिधाई में ये ऐसे, ये आप जो किसकी सिधाई भाई, इसको नीचे लाएंगे आपका, तो यहीं तो अंदर कहीं आएगा। मैंने आपको फर्स्ट डायग्राम में यहाँ पे दिखाया था, ठीक। ये हो गया, और इसको नीचे लेके आप यहाँ ले ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे यहाँ पे, जैसे आप इसके बाद आओ, ये लो ऐसे, या फिर आप इधर 1 से कहाँ, 2 पे, और 2 से कहाँ पे, 3 पे, ये लो, और 3 से कहाँ, 4 पे, और 4 से फिर कहाँ पे, ये 1 पे, ऐसे जितना चाहो उतना खींचते चले जाओ। और ये क्या कहलाएगा, प्लेन वेव फ्रंट कहलाएगा, समतल तरंगाग्र कहलाएगा। और यहाँ पे तरंग संचरण की दिशा अगर आपको दिखाएं, तो आप देखो यहाँ से प्रकाश की किरण या जो भी तरंग चली, इसके अंदर से चलते 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 हम डॉटेड लाइन यहाँ पे ऐसे दिखा दें, ऐसे चलते चलते ये ऐसे बाहर निकली, ये वी, ठीक। आप यहाँ पे देखना, तो ये क्या कहलाएगा, समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट। ये जानते हो अक्सर कहाँ मिलता है, जब आप स्रोत से अधिक दूरी पर होते हो। जितना ही अधिक दूरी पर होगे, जो वेव फ्रंट है उसकी वक्रता घटती जाएगी। आप पूछोगे वक्रता क्या होता है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो ले सकते हो, आप यहाँ पे ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट पेज लेते हैं, आप देखना। आपको समझाएं, अब वक्रता आपको समझाने जाए, वक्रता क्या होती है, कर्वेचर क्या होता है, उसको समझ जाओ, फिर आपको समझाते हैं कि समतल तरंगाग्र कहाँ मिलेगा, गोलाकार तरंगाग्र कहाँ मिलेगा, बेलनाकार तरंगाग्र कहाँ मिलेगा। और उसके पहले हम चाहेंगे, जितने भी लोग आज लाइव क्लास हमारा पढ़ रहे हैं, एक बार कमेंट में अपना सिटी आप लिख दो, ताकि हमको भी जानकारी मिले कि हमारी मेहनत कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। और फिर आपसे कहेंगे कि अगर आप हमसे और अधिक टाइम लेना चाहते हो, संभवतः जितना मैंने टाइम दिया था उससे ज़्यादा ही टाइम हो गया, पढ़ाते समय टाइम का ध्यान नहीं रहा, हम इसी प्रकार और टाइम बढ़ाते चले जाएंगे। बशर्ते आपको इतना करना है कि वास्ट टाइम जितना ही ज़्यादा आप बढ़वा पाओगे। और बढ़वाने के लिए क्या करना है, जितने भी आपके क्लासमेट हैं उनको आप हमारे इस पढ़ाई के बारे में जानकारी दो कि फ्री आपका सुविधा उपलब्ध है, बेहतर पढ़ाई हो रही है, पूरा का पूरा कोर्स जहाँ तक कोशिश रहेगी कवर किया जाएगा, ठीक है। तो जितना वास्ट टाइम हमारा बढ़ेगा, हम भी थोड़ा टाइम बढ़ाते चलेंगे। तो जरा सा आपको समझाने पे जो कर्वेचर हम समझाने जा रहे थे आपको, ठीक। देखो हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, देखना, एक ऐसे और दूसरा ऐसे, ये ऐसे, हम्म
इसका नाम ए और इसका नाम बी। ठीक। अब अगर आपसे पूछें, देखो हिंदी में एक शब्द है वक्रता, जिसको बोलते हैं कर्वेचर। ठीक। आप बता सकते हो किसकी वक्रता ज्यादा है? वक्रता मीन्स क्या? टेढ़ापन। हम चाहेंगे एक बार कमेंट में आप हमको लिख के बताओ, ए और बी करके दिया होगा, किसकी वक्रता ज्यादा है, हमारा क्वेश्चन है। आप कमेंट में तुरंत हमको आंसर दो, किसकी वक्रता ज्यादा है। देखिए सबसे पहले आंसर किसका आता है? हमारा क्वेश्चन है किसकी वक्रता ज्यादा है, कर्वेचर किसका ज्यादा है, टेढ़ापन किसमें ज्यादा है, ए में कि बी में? एक कई लोगों के आंसर है यहाँ पे कि ए, और निश्चित रूप से आपका यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी वक्रता क्या ज्यादा है, टेढ़ापन ज्यादा है, इसकी वक्रता क्या कम है। हम ये कह सकते हैं इसकी तुलना में क्या कुछ समतल है। ठीक। देखो समतल तो कोई नहीं है, वक्रता इसमें भी, इसमें भी, इसमें वक्रता कम है, इसमें वक्रता ज्यादा है, इसमें टेढ़ापन ज्यादा है। अच्छा, अगर आपसे कहें कि बेटा ये किसी गोले का हिस्सा है, तुम एक काम करो जरा वो गोला पूरा करो, तो अगर ये गोला पूरा करोगे आप देखो तो ऐसे, यही तो पूरा होगा। और आपसे कहें ये गोला पूरा करो, तो आप जानते हो गोला ऐसे बड़ा सा जाएगा, ऐसे ये ऐसे, यही तो पूरा करोगे। हालांकि फिर भी आपका गलत हो गया। आप देखना यहाँ पे, अगर गोला पूरा करना ही होगा तो आप जानते हो गोला ऐसे करके करते 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 ऐसे, ये यही तो पूरा करोगे। ठीक। अब आप देखना इसकी रेडियस, ये रेडियस त्रिज्या, और इसकी रेडियस ये। ठीक। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? आपने क्या देखा? जिसकी वक्रता ज्यादा होगी उसकी वक्र त्रिज्या कम होगी, और जिसकी वक्रता कम होगी उसकी वक्र त्रिज्या ज्यादा होगी। या इंग्लिश में बोले जैसे आप देखो कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप जानते हो इसकी कर्वेचर क्या ज्यादा है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? कम है। और इसका कर्वेचर क्या है? कम है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या ज्यादा है। तो निष्कर्ष क्या निकला जानते हो? जब आप स्रोत के निकट होगे, वो चाहे बिंदु स्रोत हो और चाहे रेखीय स्रोत हो, तो ऐसी दशा में देखो बिंदु स्रोत होगा तो गोलाकार मिलेगा तरंगाग्र, और रेखीय अगर है, ठीक है, अगर स्रोत, तो वहां पे क्या बेलनाकार मिलेगा। तो आप यूं कह सकते हो जब आप स्रोत के निकट होगे, चाहे बिंदु स्रोत है और चाहे रेखीय स्रोत है, तो उसके निकट जो वेव फ्रंट मिलेगा, निकट जो तरंगाग्र मिलेगा, उसमें वक्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक। और जैसे जैसे दूर हटते जाओगे, आप देखो त्रिज्या बढ़ी वक्रता घटी। ठीक। तो जैसे जैसे आप स्रोत से दूर हटते जाओगे, यानी आप यूं कह सकते हो आर का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कर्वेचर मतलब वक्रता वहां पे क्या होगी? घटती जाएगी। और दूर गए वक्रता और घटी, और दूर गए वक्रता और घटी, और जब बहुत दूर निकलने लगे तो वक्रता इतनी घटी कि वही तरंगाग्र लगभग समतल होने को हुआ, और जब बहुत दूर निकल गए तरंगाग्र समतल हो गया, जो कि हमने लास्ट में आपको दिखाया था। तो आप यूं कह सकते हो समतल तरंगाग्र कहाँ मिलेगा? हमेशा स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर मिलेगा, और स्रोत के नजदीक रहोगे तो फिर आपको यहाँ पे क्या समतल तरंगाग्र या प्लेन आपका वेवफ्रंट नहीं मिलेगा, तो फिर आपको वहाँ पे क्या स्फेरिकल आपका गोलाकार तरंगाग्र मिलेगा या बेलनाकार तरंगाग्र मिलेगा। और उसी में से अगर स्रोत हमारा बिंदु के रूप में है तो फिर क्या मिलेगा? गोलाकार तरंगाग्र मिलेगा, और अगर स्रोत हमारा रेखीय है तो फिर हमको वहाँ पे क्या बेलनाकार तरंगाग्र मिलेगा। इस प्रकार से आपने देखा, हमने आपको हाइगन के द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत हम आपको पढ़ा रहे थे। इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 परिकल्पनाएं की थी। हमने पहली परिकल्पना आपकी क्लियर करी कि पहली परिकल्पना में उन्होंने तरंगाग्र के बारे में पढ़ाया था, तरंगाग्र क्या होता हमने ये समझाया, तरंगाग्र का डायग्राम बना के आपको दिखाया, और तरंगाग्र के बारे में जितना आपकी किताब में जानकारी है संभवतः उससे कहीं ज्यादा हमने जानकारी आपको दी होगी। अगर ऐसा है तो भी कमेंट करके आप बताना। ठीक। और समय कुछ ज्यादा हो रहा है, कल फिर मुलाकात करते हैं। देखो अगर तीनों सिद्धांत पूरा करेंगे तो कम से कम 1 घंटा भी और चाहिए। ठीक। आप भी थक रहे होगे, तो कल फिर मुलाकात होती है इसी चैनल पर, फिजिक्स बाय पंकज सर। कुछ लोगों ने अगर पुराने चैनल पर देखा होगा तो वो भी नए चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि नेक्स्ट हमारा लाइव क्लास जो भी चलेगा नए उस पर चलेगा, आपका पंकज सर लेक्चर्स पे ही चलेगा। ठीक है। तो पंकज सर लेक्चर्स चैनल पे अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो। आप अगला जो भी क्लास मिलेगा पंकज सर लेक्चर्स पे ही मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर ठीक 24 घंटे बाद, कल रात में 8:30 बजे, और इसी के आगे पढ़ाई शुरू करेंगे। क्या पढ़ाएंगे ये भी आपको बोल दें, अभी तो हमने हाइगन का प्रथम आपका सिद्धांत आपको बताया, हाइगन के मतलब जो द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत है उसकी प्रथम परिकल्पना बताई है। कल हम द्वितीय परिकल्पना आपको बताएंगे, फिर तृतीय परिकल्पना बताएंगे, और उसी के बाद हाइगन के द्वितीय तरंगिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के या तरंगों के परावर्तन की व्याख्या पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ प्रकाश के या तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या पढ़ाएंगे। मिलते हैं कल। और जितने भी क्लास 12 के जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं, जिन्होंने पढ़ाई करी है, आप सिर्फ इतना करना, केवल आपके जितने भी स्कूल के बच्चे हैं आपके साथ पढ़ने वाले, आपके जितने भी क्लासमेट हैं, या फिर कोचिंग अदर जितने भी कोचिंग में आप पढ़ते हो जो भी क्लासमेट हो, उन तक इस पढ़ाई की आप जानकारी केवल दो।
वॉच टाइम जितना बढ़ेगा आपका ही फायदा है। हम आपके लिए और मेहनत करने को तैयार हैं। वेट करते हैं या मिलते हैं कल ठीक 8:30 बजे। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक। खत्म हटे।